आपको 300 जब मार्क्स आप लेके आओगे तो ये आपके चांसेस है कि भाई आप क्लियर कर जाओगे इजिली। अब 300 आते हैं क्या? हाँ, 300 बहुत इजिली आते हैं ऑप्शनल्स में। किसी भी ऑप्शनल में 300 आते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए। ओके, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर नहीं आ सकते, और अगर आपको समझ आता है तो आपको सब कुछ, मतलब 300 लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ओके, अब बेसिकली 300 लाके भी कई बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। क्यों सेलेक्ट नहीं होते हैं, उसका रीजन भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम बेसिक की बात करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ओके, कि किस तरह से आपको सेलेक्ट होना है, मतलब ऑप्शनल तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो जो बेसिक चीज है वो ये है आपकी। देखिए ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपका जो प्रीलिम्स तो इज वेरी इजी, ठीक है, हम मान के चलते हैं प्रीलिम्स में आप निकल जाओ। प्रीलिम्स के लिए बता देंगे कहाँ से क्या पढ़ना है। और आपका मेंस जो है ना, बेसिकली मेंस में आपका, मेंस किस तरह से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है OOE। ठीक है, आपको पता होगा OOE क्या होता है। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, एथिक्स एंड एसे। देखो ये 4 पेपर ही ऐसे हैं जहां पे डिफरेंस होता है आपकी। देखो ऑप्शनल आपका अलग होगा, किसी और का अलग होगा, दोनों पेपर आपके। और मान लो आपने फिलॉसफी लिया, अब फिलॉसफी में भी कुछ बच्चे कहां से पढ़ेंगे, कुछ बच्चे कहां से पढ़ेंगे। जो आपका एथिक्स है, एथिक्स भी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एग्जांपल्स यूज करते हो, उसमें कौन सी बुक से पढ़ते हो। ठीक है, ऐसे में भी आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे हो ऐसे राइटिंग। कुछ लोगों के ऐसे में 150 भी आते हैं और कुछ लोगों के 50 भी आते हैं। यहाँ तो एक नंबर पे सिलेक्शन रह जाता है, तो यहाँ तो 100 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही एथिक्स में कुछ के 130 भी आते हैं और कुछ के 60 भी आते हैं। ऑप्शनल में लोगों के 310 भी आते हैं और ऑप्शनल में लोगों के 150 भी आते हैं। बाकी आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देखोगे ना, अगर GS1, GS2 और GS3, इनमें जो टॉपर होता है और जो लोग मतलब कि जो सेलेक्ट नहीं होते, उनके मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 पूरा करंट ओरिएंटेड है। आप कितना ही पढ़ लो, आप कितना ही पढ़ लो, पेपर 2 और पेपर 3 में आप बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, मतलब एवरेज स्कोर आप कर लोगे। पेपर 1 जो है, इसका सिलेबस इतना ज्यादा है, सोसाइटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसमें आपको मास्टरी कभी हो ही नहीं सकती। ये 3 पेपर ऐसे हैं जिनमें अगर आप 100 के आसपास भी स्कोर कर रहे हो, मतलब लोग 90 स्कोर करके भी यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन ये जो 4 पेपर हैं, इन सब में आपको ऑप्शनल में आपको टारगेट करना है 280 से लेके 300, क्योंकि ऑप्शनल आपके हाथ में है। क्योंकि ऑप्शनल में आपको पता है कि जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएगा। ऐसी एथिक्स में भी अगर आप अच्छे हो, एग्जाम्पल्स आप अच्छे यूज करते हो, आपको समझ आता है कि जो भी है आपके कंसेप्ट समझ में आते हैं, जितने भी इंटीग्रिटी आपके, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह, साथ में केस स्टडीज आपको डील करनी आती है, तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे नंबर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ऐसे 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 में आपने कौन सा टॉपिक चूज करते हो, कितने मार्क्स आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इन 4 जो पेपर है, इन पे अगर आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, यू विल बी आउट फ्रॉम द मेंस। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शनल इज द की, एंड अलोंग विथ ऑप्शनल एथिक्स एंड ऐसे पेपर। और सबसे ज्यादा लोग नेग्लेक्ट किसको करते हैं, इस ऐसे वाले पेपर। लोगों को लगता है ऐसे है लिख लेंगे, नहीं। आप इस साल के भले ही से जो आपके केएस वाले बच्चे देख लो, सबको ऐसे में ही मार पड़ी है। 2016 वाले देख लो, 17 वाले देख लो, सबको ऐसे में मार पड़ी है। और दूसरा जो है आपका ऑप्शनल, ऑप्शनल में लोगों को लगता है कि ऑप्शनल सिर्फ पढ़ लो हो जाएगा, नहीं, आपको डीप में जाके पढ़ना है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ही डीप नॉलेज। यहाँ पे जीएस में बेसिक नॉलेज चल जाती है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शनल में आपको डीप नॉलेज चाहिए। कोई भी हो, आपका एंथ्रो हो,
आपका ज्योग्राफी हो, आपका हिस्ट्री हो, आपका पॉलिटी हो। सेकंड थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, बेसिकली आपका जो, आप नोट करते रहना अपने हिसाब से। बेसिकली सेकंड जो आपकी ये है वो ये है कि नो ऑप्शनल इज बैड एंड नो ऑप्शनल इज गुड। If someone says that this optional is good because you will score more marks in this optional and you will score less marks in this optional, that's why this optional is bad, he or she is making you a fool. Because you can see that before 2016 political science was doing very well in your case, ठीक है, and now political science is doomed. People are not getting marks in political science, जबकि 2016 से पहले it was doing very well. 2016 से पहले no one know about the philosophy, but in 2016 philosophy has done very well. Basically it is about answer writing. जैसे बॉटनी में लोग बोलते हैं मार्क्स नहीं आते, इस बार शायद बॉटनी में 319 या 315 ऐसे कुछ मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स बॉटनी में ही ऑप्शन, लेकिन सेलेक्ट कोई नहीं हुआ है बॉटनी से, वो अलग बात है क्योंकि उसके जीएस में मार्क्स कम रह गए होंगे। अगर आप बॉटनी में 319 भी ला रहे हो और अगर आप एथिक्स और ऐसे में मार्क्स नहीं ला रहे हो तो भी आप बाहर हो। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते केएस में और यूपीएससी में कि आप एक पेपर बहुत अच्छा तैयार कर लो बाकी को छोड़ दो। कम से कम इतना तो आपको तैयार करना पड़ेगा कि आप इंटरव्यू में अपियर हो जाओ, क्योंकि अगर आप एक देखो इस बार तो आपके सीट्स ही बहुत ज्यादा है, 257 सीट्स जो है बहुत ज्यादा होती है आपके जम्मू कश्मीर के हिसाब से, ठीक है। 257 सीट्स में आप ये मान के चलो, अभी जैसे इससे पहले 70 थी, तो 257 में अगर आप एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल ये चार भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, यू विल बी इन। भले से आप पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में एवरेज मार्क्स लाओ। देखो आप कितनी मेहनत कर लो, आप 1, 2, 3 में इनमें 150 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपने ऐसे अच्छे से लिखा, यू विल इजिली स्कोर 150, 160, 170। आपको पता है एथिक्स में इस साल एक बच्चे को 171 भी है आपके। तो ये एथिक्स ऐसे, और तीसरा आपका ये ऑप्शनल के दोनों पेपर O1 O2। तो आपका स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए मेंस के लिए वो होनी चाहिए, ये चार पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और इन तीन को आपको तैयार करना है, बस सिलेबस कवर करना है, बाकी इसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड, ये करंट ओरिएंटेड। इनके लिए आप विजन का मटेरियल पढ़ लो या फिर कोई करंट अफेयर्स की क्लासेस के नोट्स पढ़ लो, इसके लिए पढ़ लो। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली तो आपको करंट के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदू या फिर आपका इंडियन एक्सप्रेस। आजकल तो सबके वो एडिटोरियल एनालिसिस आते हैं, यूट्यूब पे पड़े होते हैं, डेली सुन लिया करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके नोट्स बना लिया करो या फिर वहीं से आपका प्रिंट ले लिया करो। तो ये पेपर 1, 2, 3 तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इनके लिए आपको एम्पल मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन ऐसे आपको कोई लिखना नहीं सिखा सकता क्योंकि ऐसे आप प्रैक्टिस से लिख पाओगे। जैसे कई होते हैं ना ऐसे आंसर आंसर राइटिंग नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम कोई भी चीज हमें नहीं आती ना, जैसे आप कुकिंग शुरू करते हो, आपको सब पता है कि कुकिंग करनी है, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट होते हो, पता सब आपको है कि क्या डालना है, कौन सा मसाला डालना है। लेकिन आप पहले दिन ही जब कुकिंग करने लगोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन बहुत अच्छा कुक कर लोगे, नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस। ऐसे ही ऐसे ऐसे में आपको लोग बता देंगे ऐसे लिखना है, मैं आपको बता दूंगा ऐसे लिखना है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, आंसर राइटिंग जो है वही बेसिक इंग्रेडिएंट है हर चीज का। सेकंड एथिक्स भी ऐसे ही है, एथिक्स में आपको, आप पता है सबकी एथिक्स क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है, हमको एथिकल क्यों होना चाहिए, आपके पास एग्जांपल्स भी बहुत सारे होंगे, महाभारत से उठा लो, रामायण से उठा लो, वहां से इतने सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन उनको कम से कम शब्द में लिखना है, मतलब क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है ना, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप एक में एग्जांपल्स लिखने लग गए सारे और वो आप बड़े बड़े एग्जांपल्स लिख रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आपको आंसर राइटिंग जब करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने एक आंसर लिखा था पिछली बार, उसमें ये गलती है। कई लोग होते हैं जो एक ही आंसर को 20 बार लिखते हैं, पहली बार में गलती होती है, दूसरी बार में कम होती है, 20वीं बार में जाकर उनको लगता है अब परफेक्ट हो गए। तो इसमें कुछ नहीं है, केएस में आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करनी, जितनी कॉपियां भर सकते हो आंसर, गलत लिखोगे ज्यादा ज्यादा क्या होगा,
पहली बार गलत लिखोगे, दूसरी बार गलत लिखोगे, 10 बार गलत लिखोगे, 11वीं बार तो सही लिखोगे। मैप बनाना सीखो, इंडिया का मैप सीखो, वर्ल्ड का मैप सीखो। जब भी कोई इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन क्वेश्चन आए तो मैप बनाना है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मैप बनाना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपकी, ओके। तो बाकी आपके कुछ डाउट्स है ना तो आप चैट में पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट हो आपका पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, कुछ भी डाउट होंगे। बाकी ये है कि अगर आपने, जैसे हम फिलोसफी शुरू करेंगे पढ़ेंगे, तो ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, इस चीज को समझ लोगे, यू कैन इजिली स्कोर अराउंड 300 मार्क्स, ठीक है। अब दिक्कत ये होती है कि लोग है ना ऑप्शनल खुद से पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता खुद से पढ़ के मार्क्स नहीं आते, लेकिन खुद से पढ़ के भी आपको डेली, मतलब कि एक होता है ना कि रूटीन होना चाहिए कि भाई मुझे रोज है ना 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ना है तो पढ़ना है। आप खुद से पढ़ो, आप कोचिंग करो, आप खुद से पढ़ो, आप यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन एक रूटीन बनाओ। अगर आप ऑप्शनल को सबसे ज्यादा टाइम ऑप्शनल को देना है, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ना है आप, क्योंकि वो मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं, वो मार्क्स कहीं नहीं जा रहे आपके। लेकिन अगर आप ऑप्शनल को ही साइड में रख दोगे तो फिर मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी चीज है जो आपको मार्क्स देके जाता है, ठीक है। तो ऑप्शनल, अगर आप ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ोगे तो आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ओके। एक सेकेंड, किसी ने कुछ पूछा क्या चैट के में? व्हाट्स ये आईफोन वाला कौन है भाई? आईफोन वाला पहले अपना नंबर नाम बताओ। हु इज दिस आईफोन? कौन है ये? हमारी गरीबों की क्लास में ये अमीर बंदा कौन आ गया है? साहिल। ओ भाई साहिल, आईफोन ले, आईफोन की जगह नाम लिख लो, ऐसे तो मैं भी आईफोन से एंटर कर जाऊंगा आईफोन 12 में। मेरी क्लास में गरीबों का स्वागत है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं सब दूंगा आपको, ठीक है। आज तो पहली मुलाकात है हमारी, सब मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत सारा सार्केज्म मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी आपको इंसल्ट भी मिलेगी, ठीक है। तो सब कुछ मिलेगा क्लास में, डोंट वरी, बहुत ज्ञान मिलेगा। सिर्फ फिलोसफी नहीं, और भी बहुत ज्ञान मिलेगा, ठीक है। अब लंबी चलने वाली है हमारी क्लास, ठीक है, 3 महीने तो मान के चलो आप, क्योंकि अब फिलोसफी के साथ साथ वही है ना, जब 300 मार्क्स, मेन तो यही है, आपको 300 मार्क्स अगर आ गए ऑप्शनल में तो यू आर इन। बाकी तो आप पढ़ ही लोगे। देखो फिलोसफी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये, आपका एथिक्स का भी बहुत बड़ा पार्ट है इसमें। एथिक्स का पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। जैसे आपके जितने भी थिंकर्स है ना, कांट हो गया आपका, ठीक है, बुद्धिज्म हो गया आपका, एरिस्टोटल हो गया आपका, प्लेटो हो गया आपका, ठीक है, जो आपके मोरल थिंकर्स है वो कवर हो जाएंगे। फिर एथिक्स होती क्या है वो कवर हो जाएगी, मोरलिटी होती क्या है वो कवर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड इश्यूज कवर हो जाएंगे। तो एथिक्स का काफी बड़ा पार्ट, जो फिलोसफी का पार्ट है एथिक्स में, वो वाला यहाँ पे कवर हो जाएगा। बाकी आपको पब एड वाला पार्ट, ठीक है, एथिक्स इन गवर्नेंस, वो वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो तो अप्लाइड पार्ट है। और एक साइकोलॉजी वाला पार्ट आपका, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह, ठीक है, वो आप पढ़ ही लो, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे साथ में एथिक्स का भी कुछ इशू डिस्कस होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, आपने वर्कशॉप में अटेंड किया होगा। सिंपल सी मैं बात आपको फिर बता देता हूँ कि बेसिकली फिलोसफी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, ठीक है। मैं शुरू की 2 क्लास में आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगा। फर्स्ट 2 क्लास है उसमें सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, इंडियन फिलोसफी के भी, वेस्टर्न के भी। इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, तीनों के कंसेप्ट उसमें डिस्कस होंगे, ठीक है। आज को छोड़ के, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको पूरी फिलोसफी क्लियर। फिर आप है ना किसी भी बुक से भी पढ़ सकते हो, जो लिस्ट है ना CD शर्मा या जो भी है, उस बुक से भी पढ़ सकते हो आप, आपको समझ आएगा। लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे आपको एलसीएम निकालना आता है ना, तो आप एलसीएम निकालना आता है तो आप एलसीएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेते हो। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इंडियन हो, वेस्टर्न हो, फिलोसफी ऑफ रिलीजन हो, सब चीज आपकी कवर हो जाती है, ठीक है। तो ये इस पे नहीं जाते हम, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। पहले तो है ना आप है ना ये थोड़ा नाम है ना इनके थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। मैं ये सारी स्लाइड्स है ना, जो भी आपका मटेरियल है वो मैंने सारा स्लाइड्स में बना दिया, आपको कुछ से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझो।
मतलब आपको ये सिर्फ स्लाइड सारी आपको मैं शेयर कर दूंगा, आपको इनसे नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो आप इनसे भी डायरेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें हर चीज लिखी हुई है जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा या जो नोट्स है। ठीक है, और जो कुछ हैंड रिटन नोट्स होंगे वो भी मैं इसी में स्लाइड्स में शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि डिक्टेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जो भी, जैसे मैंने इकोनॉमी पढ़ाई थी, जो इकोनॉमी के स्टूडेंट्स उनको पता है, जैसे उसमें सारी मैंने आपको स्लाइड्स दे दी थी, सारे नोट्स उसमें दे दिए थे, वैसे ही इसमें मैं समझाऊंगा आपको एक एक चीज। कुछ आपको समझ नहीं आए तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है चैट। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है बेसिकली। देखो, वेस्टर्न फिलोसफी में मैंने आप उस दिन डिस्कस किया था वर्कशॉप में, आपको ये नाम पहले याद कर लो, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। रैशनलिज्म में डेकार्ट, वैसे तो याद हो ही जाएंगे, स्पिनोजा, लाइबनीज। एम्पेरिसिज्म में लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, हीगल। ठीक है, उसके बाद मूर, ओके, मूर, रसल, अर्ली विटगेनस्टीन। फिर इसके बाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म, लेटर विटगेनस्टीन, हुसरल, किरकेगार्ड, सात्रे, हाइडेगर, एंड लास्ट इज क्वाइन एंड स्ट्रॉसर। छोटी छोटी फिलोसफी है इनकी। एक और कमाल की बात यह कि जब हम फिलोसफी पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब तो हमें पता है। मतलब कुछ नहीं है फिलोसफी में, फिलोसफी में सब आर्ग्यूमेंटेशन है कि अगर ये है तो क्यों सही है, क्यों गलत है। अगर मैं किसी चीज को सही मानता हूं, जैसे मान लो मैं आज को मैं थीस्ट हूं, ठीक है, मैं मान लो गॉड को एक्सेप्ट करता हूं, मान लो आप एथीस्ट हो। अगर आप एथीस्ट हो तो आप क्या करोगे, गॉड की एग्जिस्टेंस को क्या करोगे, आप रिफ्यूट करोगे। अब रिफ्यूट करने के लिए यू विल गिव आर्ग्यूमेंट्स कि भाई अगर भगवान होता तो इस दुनिया में इतना क्राइम क्यों होता। ठीक है, भगवान है तो प्रकट क्यों नहीं होते हैं, इतना क्राइम हो रखा है। अगर है तो हम उनको देख क्यों नहीं सकते, सुन क्यों नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप आर्ग्यूमेंट दोगे और मैं बोलूंगा फिर आप उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट कि इतनी बड़ी आपका वर्ल्ड है, ये यूनिवर्स है, कौन बना सकता है इसको। कोई सुपर पावरफुल ऑल माइटी ह्यूमन बींग्स तो बना नहीं सकते। ह्यूमन बींग्स तो सिर्फ फाइनाइट थिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ओनली गॉड कैन क्रिएट सच इनफाइनाइट थिंग, दैट इज दिस यूनिवर्स। ओके, सो बेसिकली आपका पूरा फिलोसफी किस पे बेस्ड है, आर्ग्यूमेंट्स पे बेस्ड है। मैं, जैसे मान लो कोई आप में से कोई है जो घोस्ट में बिलीव करता है, तो आप घोस्ट में बिलीव करते हो तो आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे, अपने एक्सपीरियंस बताओगे, मैंने वहां देखा। जो नहीं करता वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देगा, यही पूरी फिलोसफी। अगर आप, जैसे साइंस है, साइंस बेसिकली किस पे काम करती है, साइंस आर्ग्यूमेंट्स पे काम नहीं करती। साइंस काम करती है ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। साइंस वाली जो चीजें होती है ना, उनको आप प्रूव कर सकते हो कि भाई पानी, साइंस कहती है कि अगर पानी को आप उबालोगे, ठीक है, तो वो गर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप हाथ डाल के देख लो कि गर्म हो गया। लेकिन अगर फिलोसफी में बोलते हैं गॉड एग्जिस्ट करता है, अब गॉड एग्जिस्ट करता है इसको आप प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ आर्ग्यूमेंटेशन के बेसिस पे आप बातें बोल सकते हो। जैसे डेमोक्रेसी है, अब डेमोक्रेसी पे हम, डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स देंगे, डेमोक्रेसी खराब क्यों उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो बेसिकली फिलोसफी सारी किस पे बेस्ड है, थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंटेशन। लेकिन जो साइंस है आपकी, वो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिलोसफी में बेसिकली आपका सारा का सारा थियरीज है, तो थियरीज में क्या होता है, सारा आर्गुमेंटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप उन चीजों को प्रूव कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी है जिनको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर वो साइंस से रिलेटेड है, मतलब साइंस को जिन्होंने फॉलो किया है उन्होंने अपनी थियरीज दी है, तो वहां पे हम चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जनरली पूरी फिलोसफी में आपका आर्ग्यूमेंटेशन चलेगा। ठीक है, तो सिलेबस आपका ये है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी में आपके कौन कौन से हैं, मैं आपको ये भी बता दूंगा कहां से क्वेश्चन आते हैं कहां से नहीं आते। चारवाक है, जैनिज्म है। चारवाक तो बिल्कुल हम सब लोग चारवाक ही है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो वी ऑल आर चारवाक। ये देखो एक बात और है, यहाँ पे ये स्कूल्स है, फर्क समझ में आता है आपको। एक कोई पर्टिकुलर फिलोसफर है, जैसे मेरा नाम है गौतम और मैं एक फिलोसफर हूं, लेकिन मैं, मेरे नाम से नहीं है फिलोसफी। फिलोसफी हमेशा होगी किसी स्कूल के नाम से। मान लो मैं बुद्धिज्म को फॉलो करता हूं, तो मेरी जो थियरी पढ़ोगे आप वो किसमें पढ़ोगे, बुद्धिज्म। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर फिलोसफर की थियरी नहीं है, यहाँ पे सारे स्कूल्स हैं। तो पहला है चारवाक, जो चारवाक फिलोसफी को फॉलो करता है, आप भी चारवाक हो सकते हो। अगर आपने कोई जैनिज्म को फॉलो करता है तो वो जैनिज्म फिलोसफी को फॉलो करता है। कोई अगर बुद्धिज्म को फॉलो करता है, ठीक है, कि भाई आपका जो सफरिंग है उसका कॉज क्या है, तो अटैचमेंट एंड डिजायर,
अगर आप बुद्धिज्म वाली बात को फॉलो करते हो तो आप क्या हो, आप बुद्धिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हो। न्याय वैशेषिका, इट इज ऑल्सो स्कूल। देन योर सांख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता एंड लास्ट इज श्री अरविंदो। ठीक है, 9 फिलोसफर्स आर देयर, मतलब 9 स्कूल्स आर देयर। और इनमें से ये जो आपके है ना, ये लास्ट के दो, लास्ट वाले दो जो हैं, दीज टू, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक इससे आता है, बुद्धिज्म। क्योंकि इन्होंने जो बातें बोली है ना, बेसिकली बेसिकली आपका बुद्धिज्म में, गौतम बुद्धा ने, आपने सुना ही होगा, उनके उनके थ्योरी पढ़ी है आपने। फिर भी गौतम बुद्धा की एक तो वी विल सी इन डिटेल। सेकंड इज वेदांता, वेदांता में शंकर। एक चीज और है, फिलॉसफी में आप एच कहीं पे है तो उसको ओमिट कर सकते हो, जैसे शंकर है तो शंकर में ये एच आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, SANKAR। जैसे चरवाका है तो चारवा को हम CHARVAKA, एच भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओमिट कर सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है। जैसे बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म में अगर आप ये एच भी ओमिट कर दोगे, यहाँ पे ISM लिख दोगे सिर्फ, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, तो कभी कभी आप कंफ्यूज नहीं होना। आप मुझसे बाद में कई बच्चे पूछते हैं कि सर कभी तो आप चरवाक लिखते हो CH, कभी आप चारवाक लिखते हो CA। ठीक है, तो आप एमिट, इसको ओमिट कर सकते हो एच को। ठीक है, एच का आपका कोई जैसे और दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस एक और चीज है, जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान, जैसे आप ज्ञान को कैसे लिखोगे, अगर नॉर्मली आप लिखोगे तो ऐसे लिखते हो ज्ञान। ठीक है, लेकिन फिलॉसफी में ज्ञा होता है JNA, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो दो चार चीजें आपको याद रखनी, ये दो मेन है। जैसे मुझे ज्ञान लिखना होगा तो ज्ञान ऐसे लिखेंगे, ये ज्ञान और ये मैं। बेसिकली आपके ना, कहीं आप एंथ्रो पढ़ोगे ना, तो एंथ्रो में भी कुछ ऐसा पार्ट है, तो वहां पे जब ये आता है JNANA, तो वो जो टीचर्स होते हैं इसको बोलते हैं जनाना। जनाना नहीं है, ये ज्ञान है। ठीक है, तो जनाना नहीं है ये, जनाना, कई कई बच्चे फिर बोलते हैं जनाना क्या आ गया। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा रहता है, बेसिकली आपको बता दूंगा लिखा क्या रहता है, ऐसे, ज्ञान मार्ग। तो ये जनाना मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग है। ठीक है, तो कई कई टीचर्स को बोलते हैं जनाना मार्ग। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको जो फिलॉसफी पढ़ते हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत पाली वगैरह लिटरेचर पर नॉलेज है, उनको ही पता है कि ये क्या होता है, ज्ञान मार्ग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, आप भी कहीं जनाना मार्ग ना बोलो। ठीक है, इसलिए पहले ही समझा दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2 का अगर आप सिलेबस देखोगे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इनमें हमने गॉड, सोल, सब चीजें, देखो आप इसमें देखो क्या क्या चीजें लिखी है। ये देखो, मोक्ष दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो नीचे आ जाओ, मोक्ष, लिबरेशन। ठीक है, ये ईश्वर, गॉड, ये आत्मा, ये जीव यानी हम, जगत यानी वर्ल्ड। तो आपको इतना तो समझ आ ही गया कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने बारे में, गॉड के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, जीव के अपना हम हो गए जीव, जगत के बारे में यानी वर्ल्ड हो गया, सोल के बारे में यानी सोल आपकी क्या हो गई, आत्मा हो गई। ठीक है, तो ये आपका जो डेली लाइफ में आप जो करते हो, प्रे करते हो, जैसे हम जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पे भी शक होने लग जाएगा कई बार कि why I am praying God, when God is so weak, then why there is a need to pray such a weak God। जब हम गॉड को रिफ्यूट करेंगे तब, और जब हम गॉड को प्रूव करेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन फाइनल चीज यही है कि जब आप फिलोसफी पढ़ लोगे तो थोड़ा सा, आप अगर बहुत ज्यादा थीस्ट टाइप के बंदे हो तो आपकी थोड़ी श्रद्धा कम हो जाएगी भगवान में। इस बात की तो गारंटी है। लेकिन आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी रिलीजन को लेके, हर रिलीजन को लेके। तो आप है ना हर तरीके से, मतलब आपको है ना, ये आप ब्लाइंड फेथ फॉलो नहीं करोगे किसी भी चीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे हम सारे रिलीजन्स को पढ़ेंगे डिटेल में, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो,
हिंदुइज्म हो, ठीक है, सिखिज्म नहीं है हमारे सिलेबस में, तो वो तो मोस्ट वो वैसा ही है आपका, हिंदुइज्म टाइप ही है। तो हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये थोड़ा सा हमारा इसमें पार्ट है, जिसमें क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म ज्यादा है डिटेल में, इस्लाम भी इतना डिटेल में नहीं है। पहले आपके सिलेबस में इस्लाम था केएस में, वो इस्लाम पढ़ाने में मुझे 15 दिन लगते थे, वो अब सिलेबस से इन्होंने निकाल दिया। पहले आपका है ना फिलोसफी का सिलेबस था बेसिकली, ऐसे मान के चलो आप, मतलब जो रिवीजन से पहले आपका फिलोसफी का सिलेबस इतना था, ऐसे था, ठीक है। और जब इन्होंने रिवाइज किया सिलेबस, तो आपका फिलोसफी का सिलेबस तो ऐसे हो गया और बाकी ऑप्शनल्स का ऐसे हो गया। एक फिलोसफी ऐसा ऑप्शनल है जिसका कम हो गया सिलेबस, क्योंकि इसमें से आपका इस्लाम निकल गया, मॉडर्निटी निकल गया, मैरिज निकल गया, प्रैग्मेटिज्म निकल गया, ये जो गंदे गंदे टॉपिक थे सारे, जो घटिया घटिया टॉपिक थे, मतलब कि जिनमें ना, मतलब कि आपको पढ़ना बहुत पड़ता था, ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो रिलीजन है, लेकिन अब ये रिलीजन है, ये तो इसको अलग से कोई ऐसा नहीं सोचना सर रिलीजन के लिए बोल रहे, नहीं। इस्लाम में प्रॉब्लम ये थी ना कि इस्लाम की हर किसी को नॉलेज बहुत डिटेल में होना बहुत मुश्किल है, और आप कुरान जो पढ़ते हो, कुरान इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन इस्लाम में जो इन्होंने सिलेबस दे रखा था ना, वो इल डिफाइंड सिलेबस था। जैसे आप गीता पढ़ के और फिलोसफी के सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में हर चीज नहीं लिखी है, लेकिन जो सिलेबस डिफाइंड है इंडियन फिलोसफी का और वेस्टर्न फिलोसफी का, वो अच्छे से डिफाइंड है। इस्लाम का इन्होंने, मॉडर्निटी का, ये सब चीजें इतनी गंदे तरीके से डिफाइन की हुई थी ना सिलेबस, कि ये ना पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मान के चलोगे आप, इस्लाम मुझे पढ़ाने के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ा, पहले 2 या 3 महीने मैंने इस्लाम पढ़ा डिटेल, तब जाके मैं बच्चों को पढ़ा पाया, क्योंकि वो सिलेबस इस तरीके से दिया हुआ था। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस काफी कुछ अब क्या है, रैशनलाइज कर दिया, तो रैशनलाइज कर दिया तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर मोर मार्क्स इन फिलोसफी। अब देखो आप ये सोशल पॉलिटिकल का सिलेबस देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो ये लास्ट वाला टॉपिक देखो, तो यूपीएससी में हमेशा व्यूमेन रिलेटेड ऐसे आता ही आता है, और व्यूमेन आपका रिलेटेड इश्यूज आपका पेपर 1 सोसाइटी का भी पार्ट है। आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको यहां से आंसर कर सकते हो कि भाई फीमेल फिटिसाइड क्यों है, ठीक है। जैसे यूपीएससी ने बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपके जो बहुत ज्यादा रिच आपके स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। आपको पता है ना, ये काफी रिच स्टेट्स हैं। क्यों है रिच स्टेट्स? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा इन्होंने उठाया सबसे ज्यादा। ओके, आज हम जनरल बात कर रहे हैं, कल से हम फिलोसफी का कोर सिलेबस शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज भी तो आज रिलेट कर रहे हैं चीजों को। अब यूपीएससी ने ये पूछा कि देखो, ज्यादातर ये माना जाता है कि जो जेंडर आपका फीमेल फिटिसाइड होता था, वो इसलिए होता था क्योंकि डाउरी इश्यूज थे, गरीब होते थे लोग, उनके पास पैसा नहीं होता था। अभी तो डाउरी सिस्टम नहीं है आपके जेएंडके में, तो वैसे ही नहीं है, लेकिन अगर आप और जगह पे जाओगे, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे बहुत डाउरी सिस्टम है। मतलब वहां पे रेट्स होते हैं कि अगर कोई आपका क्लर्क है तो क्लर्क का 10 लाख रेट, कोई आईएएस है तो उसका 2 करोड़ रेट, कोई आईपीएस है तो उसका 1 करोड़ रेट, ऐसे रेट होते हैं, ठीक है। आज तो रेट, अब तो रेट बढ़ गए अब आईपीएस का रेट 10 करोड़ हो गया है, ठीक है, और आईएएस का रेट आजकल आज के डेट में 20 करोड़ है, ठीक है। तो देख लो, अगर आप लड़की हो और आप आईएएस बनती हो, तो आप अपने घर वालों के 10 करोड़ बचाती हो और लड़का अगर आईएएस बनता है तो वो 10 करोड़ उसको मिले, ठीक है। तो कहीं से तो आप में कुछ जोश आना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। आप आईएएस बनते ही 10 करोड़, मतलब एक साथ आपने बचा लिया है, एकदम से आप माली बन गए, ठीक। तो बेसिकली ये डाउरी सिस्टम आपका बहुत गड़बड़ सिस्टम था। तो माना ये जाता था कि बेसिकली इसलिए फीमेल फिटिसाइड का जो मेजर रीजन है दैट इज डाउरी सिस्टम। लेकिन ये तो बहुत अमीर स्टेट्स है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया इन्होंने उठाया। अब यूपीएससी ने यही पूछा था कि फिर भी यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड क्यों होता है। तो ये आपकी सोसाइटी की बुक में लिखा हुआ है क्लियर कट। तो जब हम यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड डिस्कस करेंगे, तो ये चीजें भी डिस्कस करेंगे कि अमीर जो आपके स्टेट्स हैं उनमें क्यों होता है। फिर लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स, अभी आप देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने
रिसेंटली दो तीन डिसीजंस दिए। देखो ये करंट है आपका, ये करंट में काम आता है आपके पेपर 1 में, पेपर 2 में। सुप्रीम कोर्ट ने पहला तो क्या बोला कि प्रॉपर्टी में जो आपका गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका बॉय का होता है। लड़के का जितना है उतना ही लड़की का अधिकार है। दूसरी बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली है कि शादी के बाद लड़की की अगर शादी भी हो गई, उसके बाद मान लो उसके फादर हैं, वो मान लो एक्सपायर कर जाते हैं, अब उनकी जगह जॉब क्या होता था, अभी तक सिर्फ लड़के को मिलती थी। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला है, जो मैरिड गर्ल है उसको भी वो जॉब मिल सकती है, उसका भी उतना ही राइट है जितना लड़के का है। तो आप यहां देख रहे हो लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स। अब लैंड वाली बात छोड़ो, प्रॉपर्टी राइट्स वाली बात छोड़ो, अब तो सीधी बात आ गई है जॉब्स पे। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले जेंडर बायस खत्म करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज जेंडर बायस। बेसिकली वी हैव मेड सो मेनी लॉज, वी हैव अमेंडेड सो मेनी लॉज, ठीक है। हम सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस लेके आ गए, विशाखा गाइडलाइंस लेके आ गए, ये सारे लॉ लेके आ गए, ठीक है। ट्रिपल तलाक हमने एबॉलिश कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज विद द माइंडसेट। जेंडर बायस का मेन रीजन है माइंडसेट। और माइंडसेट की वजह से क्या है, जो व्यूमेन है उसको सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जाता है। ओनर किलिंग क्यों होता है, इसलिए ही होता है कि भाई लड़कियां क्या घर की इज्जत के लिए क्या लड़कियां जिम्मेदार है, लड़कों का कोई वो नहीं बनता है। लड़के जाके कुछ भी करें, दारू पिए, सिगरेट पिए, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। तो बेसिकली क्या जेंडर बायस जो है ना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब जेंडर बायस तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक आपकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होती। तो सबसे मेन जरूरी चीज है क्या, सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा, सोसाइटल चेंज, पॉलिसीज, पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, अदरवाइज तो सब चलता ही रहेगा ये जिंदगी भर। तो बेसिकली इसलिए हम एथिक्स पढ़ते हैं कि आप बेसिकली कैसे सोसाइटी को चेंज करोगे, परसुएशन वगैरह, ठीक है, सोशलाइजेशन, ये सब चीजें हम वहां पे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद एम्पावरमेंट, यहाँ पे हम देखेंगे व्यूमेन को एम्पावर कैसे किया गया है भाई, कौन कौन सी स्टेप्स ली गई है। अब अगर व्यूमेन से रिलेटेड कोई भी ऐसे, यू कैन राइट दैट ऐसे यूजिंग ऑल दीज पॉइंट्स, बहुत अच्छे ऐसे आप लिख सकते हो। जैसे लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स पे एक बीजिंग डिक्लेरेशन है, वो भी हम पढ़ते हैं इसमें फिलॉसफी में। देयर इज ए बीजिंग डिक्लेरेशन। देखो गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी ने क्या बोला था कि जो टिलर्स होते हैं दे आर द रियल ओनर। टिलर्स मतलब जो खेती पे खेती करते हैं उस पे, ठीक है, हल वल चलाते हैं, जो पूरी खेती करते हैं वो टिलर्स होते हैं। दे आर द रियल ओनर। आज की डेट में क्या हो रहा है, जो आपके आप रूरल एरियाज देखो, रूरल एरिया से माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, माइग्रेशन टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। आप में से कोई मुझे बता सकता है क्यों होता है माइग्रेशन, व्हाट इज द रीजन, एनीवन? माइग्रेशन होने का मेन कारण होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपके रूरल एरियाज में जॉब्स नहीं है। बाकी तो देखो लोग इलाज कराने के लिए भी जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी जाते हैं, एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, लेकिन वो तो बाद की चीज है, पहली मेन चीज है एम्प्लॉयमेंट। अब आपको दूसरी चीज पता है कि माइग्रेशन जो हो रहा है किसका हो रहा है, मेल का हो रहा है या फीमेल का हो रहा है? फीमेल के लिए तो आपकी सिटीज वैसी सेफ नहीं है, तो कौन आएगा, मेल्स आएंगे। तो सारी फीमेल कहाँ बच गई, रूरल एरियाज में। तो अब रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर है उस पर काम कौन करेगा, उस पर काम करेंगे सिर्फ वहां की व्यूमेन। तो जो बीजिंग डिक्लेरेशन है वो क्या बात करता है, वो यही बात करता है कि जब अगर गांधी जी ने बोला है टिलर्स आर द रियल ओनर, तो अगर व्यूमेन जमीन पे काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर जो है पूरा वो संभाल रही हैं, तो जो लैंड और प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए वो लैंड के, वो किसके पास होने चाहिए, व्यूमेन के पास। आपको पता है जब तक आपके पास आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो, आप अभी केएस और आईएएस आप तैयारी क्यों कर रहे हो, आप प्रिपेयर क्यों कर रहे हो, क्योंकि सबसे मेन चीज होती है इकोनॉमी। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, अभी आप अपने पेरेंट्स की बात या सबकी सोसाइटी में जो भी होता है सब, हम भी जब थे, जैसे मान लो हम जब स्टूडेंट थे, पेरेंट्स जो भी बोलते थे आपको मानना पड़ेगा, सही हो या गलत हो, आपको घर में रहना है।
लेकिन एक बार आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हो, जॉब आपके पास आ गई, तो अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप उसको गलत बोल सकते हो, आप पे हिम्मत आ जाए। अब अगर एक व्यूमैन, एक जो आपका है घर में, अगर उसका हस्बैंड है वो कमाता है और ये कुछ नहीं कमाती, तो इसको बेचारी को क्या करना पड़ेगा, इसकी हर बात माननी पड़ेगी, डिपेंडेंट हो गई ना। तो जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो अपने आप आपका एम्पावरमेंट हो जाता है, पहली चीज तो यही। तो इसलिए बीजिंग डिक्लेरेशन में बोला गया कि रूरल एरियाज में, क्योंकि रियल टिलर्स आर द व्यूमेन, सो लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट शुड बी ट्रांसफर्ड टू देम। तो एम्पावर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी आ जाएगा, सोशल एम्पावरमेंट भी आ जाएगा, ये सब बात की बात है। एक बार आपकी जॉब लग गई ना तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे बढ़ जाए, कल को आप केएस बन गए तो आपका एक दुनिया को देखने का नजरिया, दुनिया का आपको देखने का नजरिया, अभी दुनिया आपको कुछ इज्जत देती ना हो, जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपसे बात बात भी नहीं, फिर तो ऐसे ऐसे लोगों का फोन आएगा जिनसे आपने 2 साल से बात नहीं करी या जिनसे आप टच में भी नहीं। बेसिकली क्यों, क्योंकि एक बार केस बनने के बाद क्या है, आपकी सोसाइटी में एक वैल्यू हो जाती है। आप इकोनॉमिकली तो एम्पावर हुई हो, साथ में आप सोशली एम्पावर भी हो गए, पॉलिटिकली एम्पावर भी हो गए, सीधे आपके कॉन्टेक्ट बढ़ गए मिनिस्टर्स वगैरह से, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या है, जो आपके राइट्स है, लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स, वो व्यूमेन को देना जरूरी है। अदरवाइज उनको एम्पावर आप कैसे करोगे, जब तक वो डिपेंडेंट रहेंगे ना किसी पे, तब तक आप उनको एम्पावर नहीं कर सकते। फिर लास्ट आपका टॉपिक क्या है, इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। ये भी बहुत आपका चलता रहता है हमेशा। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में हम गांधी जी को पढ़ेंगे एक तो, फिर गांधी पढ़ेंगे तो गांधी के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, अब ऐसे में सबसे ज्यादा यूज गांधी जी होते हैं। सेकंड आपके अंबेडकर को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के व्यूज एकदम अपोजिट है रिगार्डिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यहां आपको पता चलेगा कि कास्टिज्म कितना बड़ा फैक्टर है आज की डेट तक, क्यों आज तक हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिजेस क्यों नहीं होती है। अब तो फिर भी होने लग गई, पहले तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, ठीक है। ऑनर किलिंग क्यों होती है, वो सब चीजें यहाँ पे पता चलेगा। मतलब ह्यूमैनिटी तो बाद की बात है, हम सबसे पहले किसको लेके आते हैं, कास्ट को। तो अगर कास्टिज्म इतना है, रिजर्वेशन की डिमांड इतनी है, सब चीजें इतनी है, तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा। लेकिन कास्टिज्म आप हटा क्यों नहीं सकते, क्योंकि सारा पॉलिटिक्स इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपने कभी सुना यूएस में कास्टिज्म के बेसिस पे इलेक्शन जीता कोई, ठीक है, या यूके में कोई कास्टिज्म के बेसिस पे इलेक्शन जीता। यहाँ तो सारा वही है, स्टेट स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये सब चीजें देखेंगे। फिर फिलोसफी ऑफ रिलीजन तो इज जस्ट द एप्लीकेशन, ओके। दिस इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ योर पेपर 1 एंड पेपर 2। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो पूरी फिलोसफी है, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट आपके बीच ही बैठा है, वो पहले पढ़ चुका है मुझसे, ठीक है, आप उससे भी राय ले सकते हो, ठीक है। उसने मेंस भी लिखा था 2016 का, अभी है ना। कौन कौन है, रोहित, हाँ रोहित है, हाँ है ना अभी क्लास में, ओके। सो बेसिकली उससे भी आप पूछ सकते हो, कुछ भी आपको वो लेना हो फीडबैक, ओके। चैट, एक मिनट, चैट में किसी ने कुछ लिखा है, हेल्थ एंड एजुकेशन, नहीं नहीं, जॉब के लिए जाते हैं, करणदीप ने सही दिया था, जॉब्स पहले, सबसे पहले जॉब के लिए जाते हैं हम। जैसे अभी मैं मुंबई हूँ, मैं मुंबई में जॉब देख, मेरी पोस्टिंग मुंबई। अब मैं जयपुर, अभी आज तो मैं जयपुर आ गया कल रात को, इसलिए मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ, नहीं वहां तो गर्मी है मुंबई में, तो यहाँ तो ठंड, ठीक है। तो बेसिकली मेनली आप जॉब्स के लिए, अब कल को आप आईएएस बन गए, तो आईएएस में आपको नॉर्थ ईस्ट पोस्टिंग दे दी तो आप जाओगे। लेकिन अगर आपको हेल्थ के लिए, तो आप कभी कभी जाते हो, जॉब के लिए तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉब आपको पैसा कमाओगे तब कुछ खाओगे, पैसा कमाओगे तभी आप अपनी हेल्थ के लिए भी चेकअप कराओगे, मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करोगे। एजुकेशन के लिए भी क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। तो सबसे मेन जरूरी चीज जो होती है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप अभी जैसे माइग्रेंट्स हैं, वो सारे के सारे कोरोना होने के बाद, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद सारे छोड़ के आ गए मुंबई या फिर आपका गुजरात, वो सब अपनी जगह पे आ गए, क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ आपके कमाने को ही नहीं है, वहां पे सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप गांव में आए हो तो गांव में ये बंदा एकदम मतलब मिनिमम पे भी जी सकता है। लेकिन वो बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि अच्छा पैसा कमा ले थोड़ा, ठीक है, बच्चों को पढ़ा ले, ये मेन कारण होता है।
तो माइग्रेंट्स जो अब आपके आए हैं वापस, तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चिंता क्या है, उनको जॉब्स देनी। हेल्थ एंड एजुकेशन तो बाद की बात है ना भाई, पहले आप उनको जॉब्स तो दो। हेल्थ एंड एजुकेशन तो वो जॉब्स जब दोगे, तब अगर खाने को ही नहीं है कुछ, उनके पास कमाने को ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे आगे लाइफ में जाके। ठीक है, तो मेन जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। ठीक है, तो आपका जो ये लड़का है रोहित, ठीक है, इसने 2016 का मेंस भी दिया है, इसने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे भी आप फीडबैक ले सकते हो, कुछ भी आपको लेना हो तो। और आपके कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। आप सब म्यूट हो या फिर मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है? 1 मिनट, सारे म्यूट आपने खुद ही किया हुआ है, खुद को म्यूट। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो क्या खुद को? एक बार ट्राई करो, दीपिका ट्राई करो। अच्छा, मैं ही कर सकता हूँ, 1 मिनट रुको। यस सर, अच्छा, अब हो गया। हो गया, चलो ठीक है, मतलब आप सब म्यूट हो इसमें, ये अच्छा, ये वाली सेटिंग इसने कर दी है, ठीक है। वो होस्ट ने किया हुआ था। होस्ट मैं ही हूँ। हाँ सर, मतलब वही। चलो 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 ठीक है, आपको म्यूट कर देते हैं फिर। ओके, तो बेसिकली ये आपका बेसिक सिलेबस है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फिलोसफी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा। ये पेपर वगैरह हम बाद में इनके क्वेश्चंस करेंगे, आज से हम अपना देखते हैं फिलोसफी। ठीक है, होपफुली आपका 70 to 80 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बुक्स हैं, बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो इनमें से आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो ये सारी बुक्स ले लेना। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि आप कोचिंग करो ना मैं आपको ये कह रहा हूँ आप कोचिंग करो, ना आपको ये कह रहा हूँ कि आप सेल्फ पढ़ो। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। देखो, ह्यूमन बींग्स की खास बात यही है ना कि रैशनल क्रीचर है, वो अपने हिसाब से चीजों को समझ सकता है। लेकिन आप खुद से पढ़ोगे तो आपको 4 महीने लगेंगे। आप यूट्यूब से या खुद से, मतलब उसमें लगता है मेहनत। ऑप्शनल के साथ आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा बंदा जो ऑप्शनल खुद से प्रिपेयर करता है, बहुत रेयरली कोई प्रिपेयर करता है। वो करता है जो एकदम मतलब कि ना, जो मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है। तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ये आपका वो है, पूरा सिलेबस है, मतलब ये सारी बुक से आपका कवर हो जाता है। वेस्टर्न फिलोसफी के लिए 3 बुक है, इंडियन के लिए एक है, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए एक है, और फिलोसफी ऑफ रिलीजन के लिए 2। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, ये वाला मटेरियल तो ये छोटा है, ये वाला मटेरियल अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप इग्नू वाला ये सिर्फ ये पढ़ सकते हो, एक एमए वाला। देखो इसमें एमए लिखा है, एमए फिलोसफी। और आप है ना, अगर आप फिलोसफी ऑप्शनल पढ़ोगे ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप एमए में एडमिशन ले लेना। अगर आपने एमए नहीं किया ना, तो एमए फिलोसफी में एडमिशन ले लेना। कम से कम आपको एक डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सबने लेके सबने डिग्री कर ली है, सब एमए कर चुके हैं। इससे आपको फिर नेट जेआरएफ में बड़ा फायदा, आगे जाके काफी अच्छी पोस्ट आएंगी। अब यूटी बन गया तो और कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके एपी की पोस्ट भी काफी अच्छी होती है। अभी जैसे राजस्थान में हमारे निकली है, कभी 450 कुछ पोस्टें निकली एपी। अगर आपने किसी में नेट जेआरएफ किया होता तो आपका आराम से हो जाता है। तो एपी की पोस्ट बड़ी शांति वाली जॉब है। ठीक है, 2 क्लास लेनी है, केएस, और आप अगर डीएसपी या केपीएस या केएस बन गए, इसमें तो फिर भी आपका क्या पब्लिक डीलिंग है, दिमाग में प्रेशर रहता है। लेकिन एपी की जॉब तो बड़ी कूल जॉब। ठीक है, आप जानते हो एक है हमारी एक स्टूडेंट की, वो है भाभी सुगंधा महाजन। पहले वो केएस, वो थी केपीएस थी, डीएसपी थी। उसने अपनी जॉब छोड़ के एपी लग गई, क्योंकि एपी में क्या, अगर आपको चैलेंजेस पसंद है तो डीएसपी अच्छा है, और आपको शांति वाली लाइफ जीनी है तो केएस और ये सब चीजें। ठीक है, तो केएस आप कर रहे हो ना प्रिपेयर, तो आप साथ में इसमें भी एडमिशन ले लेना, एमए में भी। आपको फिलोसफी से फिर आगे जाके क्या, फिलोसफी के क्या काफी कम बच्चे होते हैं जो करते हैं एमए। तो इसको काफी आने वाला है आगे, आपके आगे सिलेबस में भी इसको कर देंगे इंक्लूड, क्योंकि एथिक्स वगैरह का बहुत ज्यादा आगे स्कोप होने वाला है।
ठीक है। करणदीप क्या लिखना चाह रहे हो, पूरा लिखो यार, आप लिख के छोड़ दिया। ओके, तो अब फिलोसफी शुरू करते हैं, ठीक है। आज से डाउट्स हो वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे चैट में पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी। यह सारा आपका टू वे कम्युनिकेशन है। देखो आप है ना, ये मत सोचना कुछ भी पूछना हो, यू कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। कुछ भी, कैसा भी सिली डाउट हो, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो उससे आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो बेसिकली तो फिलोसफी का देखो लिटरल मीनिंग क्या है, नो वन विल आस्क यू इन पेपर। लिटरल मीनिंग क्या है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए पता होना चाहिए कि फिलोसफी बेसिकली आपका, इसका मीनिंग क्या है। ये मैंने वर्कशॉप में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। पेपर में कभी मत लिख के आना ऐसा कि फिलो मीन्स लव, सोफिया मीन्स विजडम और नॉलेज, नहीं। ये कोई मजाक नहीं चल रहा पेपर में, ये चीजें नहीं। ऐसे फिलोसफी इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, कई लोग शुरू हो जाते हैं, जैसे डेमोक्रेसी पे कुछ आ गए ना, तो डेमोक्रेसी इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, डेमो प्लस क्रेशिया। वो टीचर सोचता है कि क्या चल क्या रहा है, मतलब ये चीजें नहीं लिखनी होती है, ठीक है। इतना भी स्टैंडर्ड नहीं गिराओ कि टीचर को लगे कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है जो चेकर है आपका। तो ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि फिलो मीन्स होता है लव, और ये होता है विजडम और नॉलेज। इसका मतलब फिलोसफी का मतलब हो गया लव फॉर विजडम और नॉलेज। और अगर कोई फिलोसफर होता है तो वो क्या होता है, लवर ऑफ विजडम एंड नॉलेज। तो आप जब फिलोसफी पढ़ के फिलोसफर बन जाओगे, यू विल बिकम लवर ऑफ विजडम एंड नॉलेज। बाकी सारे आपके जो हैं जानू स्वीटी वो गायब हो जाएंगे, उसकी जगह पे विजडम और नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जानू स्वीटी किसी काम के नहीं है, काम यही आने वाला है। क्योंकि जानू स्वीटी तो सारे टिकटॉक पे बिजी है, चलो टिकटॉक तो बैन कर दिया हमने। जो भी आपके आजकल तो और प्लेटफॉर्म बड़े आ गए, MX, टकाटक, मौज, ठीक है। कई बार तो ये लगता है कि क्या यही जीवन है क्या, कुछ लोगों के लिए तो यही जीवन है। ठीक। तो आप कहीं ऐसा नहीं हो कि आप भी इस पे वीडियो वीडियो बनाने लग जाओ, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली फिलोसफी इज लव ऑफ विजडम और नॉलेज। क्योंकि आप जब इसको पढ़ लोगे तो आपको हर चीज के बारे में पता होगा, लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है। कैसे आपको मतलब कि है ना खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। कैसे आपको बेसिकली स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको क्या है, ये आपका रैशनैलिटी भी मेंटेन करनी है, मतलब साइंस विद स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली गॉड को फॉलो करो या ब्लाइंडली कोई भी रूल्स उनको फॉलो करो। रैशनैलिटी आ जाएगी आप में, ठीक है। गॉड को लेके, सोल को लेके, आपकी लाइफ को लेके, रिलेशंस को लेके आपको इसके बाद पता चल जाएगा दोस्ती रखनी है नहीं रखनी, किससे रखनी है, क्यों रखनी है। तो वो सब चीजें तो आपको एकदम आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का पता चल जाएगा। सुख और दुख का पता चल जाएगा कि लाइफ में इतनी मिजरीज क्यों है, सफरिंग्स क्यों है, क्या उनका वो है सोर्स क्या है, और कैसे उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे जीवन का एम क्या है, क्या KS बनना है, IAS बनना है, या कुछ और हमारी लाइफ का एम, ठीक है। तो जब आप फिलोसफी पूरी तरीके से पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें हैं जो अनआंसरेबल है, कि व्हाई वी आर इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ, टू बी ए टू बी एन IAS और KS और सम अदर एम, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये पढ़ने के बाद आप जो भी चीज सोचोगे, जो भी चीज करोगे, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होगी आपके माइंड में, ओके। तो लिटरल मीनिंग आपका जो है बेसिकली वो है आपका क्या है, लव ऑफ विजडम और नॉलेज, ओके। तो आप देखो स्लाइड ये है आपकी, इसमें वही चीज लिखी हुई है, पढ़ लो एक बार स्लाइड। आप स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, मैं आपको सारे ना ये सेंड करूंगा। सो फिलोसफी इज लव फॉर विजडम और नॉलेज,
In this way we can define a philosopher as a lover of wisdom or knowledge. Okay. अब फिलोसफी को साइंस ऑफ ऑल साइंसेस क्यों बोलते हैं वो आगे मैं डिस्कस करूंगा. ओके. अब इसकी आपकी डेफिनेशन क्या है. ओके. तो डेफिनेशन को आपको पता होना चाहिए. ठीक है. आपने लिटरल मीनिंग तो देख ही लिया था. तो डेफिनेशन जो है आपकी वो है स्टडी ऑफ नॉलेज. ठीक है. अगर आप इसको बोलोगे थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. अगर आप बोलो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. जैसे कि आप गॉड को मानते हो, दिस इज योर थिंकिंग. यू बिलीव इन गॉड, दैट इज योर थिंकिंग. लेकिन अब हम ये देखेंगे कि आप गॉड को क्यों मानते हो. आपकी थिंकिंग पे भी हम थिंक करेंगे, दैट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. तो फिलॉसफी इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. जो आप सोचते हो उस पे भी फिलॉसफी सोचती है. अब साइंस है, साइंस बोलती है दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स. अब फिलॉसफी देखेगी कौन से एटम्स होते हैं, किस तरह से ये वर्ल्ड बना. मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. जो भी आप सोचते हो किसी भी चीज को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आप बोलोगे देयर इज सफरिंग इन लाइफ. आप मानते हो, ये बोलते हो मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं. जैसे कई होते हैं ना लोग जो हमेशा परेशान रहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं. अब आप अगर हमेशा बोलोगे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, अब फिलॉसफी आपको बताएगी कि भाई आप क्यों परेशान. मतलब उसको ये नहीं पता, आपसे आपसे हम नहीं पूछेंगे कि आप क्यों परेशान हो, वो खुद आपको बता देगी कि आप क्यों परेशान. एक कारण नहीं होंगे परेशानी के, फिलॉसफी के हिसाब से बहुत सारे कारण हैं, आप उनमें से देख लो आपका कारण कौन सा है. तो फिलॉसफी इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. अब कोई पूछे कि भाई आपका इतना, आपका जो रेडिकलिज्म है, बेसिकली रेडिकलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, दैट इज ए प्रॉब्लम. अब फिलॉसफी आपको बताएगी कि रेडिकलाइजेशन क्यों है और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है. अब आप मान लो कोई रिलीजन है उसमें बिलीव करते हो, हिंदुइज्म में बिलीव करते हो आप मान लो, या फिर आप सिखिज्म में बिलीव करते हो, या आप इस्लाम में करते हो, क्रिश्चियनिटी में करते हो, वो आपका अपना वो है, पर्सनल है. लेकिन फिलॉसफी आपको बताएगी कि आपको उसमें बिलीव क्यों करना चाहिए, और साथ में ये भी बताएगी कि क्या प्रॉब्लम है उसमें. क्योंकि हर रिलीजियस पर्सन जो होगा ना, जैसे मान लो मैं हिंदुइज्म में बिलीव करता हूँ, मान लो अगर मुझसे कोई पूछेगा, अगर मैं हिंदुइज्म को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, मान लो मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हूँ, तो मुझे अपने रिलीजन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी. लेकिन फिलॉसफी क्या है, आपको वो प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिलीजन में निकालेगी, सब रिलीजन्स में प्रॉब्लम निकालेगी. और वो आप कब कर सकते हो, जब आपने किसी के सोचने पे भी सोचा कि इसमें इसने ये सोचा है तो इसमें ये प्रॉब्लम्स है. तो फिलॉसफी इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. अब फिलॉसफी में बेसिकली क्या है, आपके चार पार्ट्स हैं. ठीक है. वो चार पार्ट्स आप देखो, हमें चार टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ने हैं. वही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. अब हमारा जो 2 क्लास है वो उसी पे चलेंगी, उसके बाद फिर आपके लिए फिलॉसफी बहुत ईजी हो जाएगी. ठीक है. तो आप समझते रहो जो मैं समझा रहा हूँ. पहली जो चीज है हमारी वो है आपकी मेटाफिजिक्स. फर्स्ट इज मेटाफिजिक्स, सेकंड इज इपिस्टेमोलॉजी. ये वर्ड्स याद कर लो, ये ही बार बार आएंगे. अगर आपको ये 2 वर्ड क्लियर हो गए ना, तो आपको पूरी 90% फिलॉसफी इज क्लियर. मैंने वैसे वर्कशॉप में डिस्कस किया था लेकिन टाइम कम था इसलिए डिटेल में नहीं कर पाया, आप करेंगे इनको डिटेल में. थर्ड इज योर एथिक्स. एथिक्स तो आपने पढ़ा है, अभी पांडे सर ने पढ़ाया भी होगा. और एथिक्स तो आपको पता ही है, जैसे आपके घर में भी आप फॉलो करते हो ना कि पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है. आपके जो ये हैं क्रीचर्स है जितने भी आपके, उनके लिए आप में कंपैशन वगैरह होना चाहिए. ठीक है. जो भी आपसे बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, छोटों से प्यार से ये सब एथिक्स है. ठीक है. ज्यादा तेज म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, ये सब एथिकल कोड, मतलब जो सोसाइटी अपने लिए डिसाइड करती है. एंड फोर्थ इज लॉजिक. So logic is not in our syllabus. It is very interesting. किसी को अगर कोई एमए कर रहा हो तो उसको इसके नोट्स चाहिए तो मुझसे कर लेना कांटेक्ट. बट इट इज नॉट इन आवर सिलेबस. पहले ये प्रीलिम्स में आता था. ठीक है.
इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता था इस टॉपिक को, क्योंकि ये पूरा है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये तीनों क्या है आपके, ये भी इंटरेस्टिंग है लेकिन ये थ्योरेटिकल है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप था। ठीक है, जिनका मैथमेटिक्स वीक है उनके लिए तो अच्छी बात है कि लॉजिक नहीं है अब सिलेबस में, क्योंकि जब लॉजिक था तो लॉजिक में थोड़ा मैथमेटिक्स आपके इन्वॉल्व थी, लेकिन वो ऐसी भी कोई मैथमेटिक्स नहीं थी, सिंपल मैथमेटिक्स थी। तो अब आपके ये तीन चीजें आपके सिलेबस में, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। अब हम तीनों चीजें समझते हैं, वैसे तो मैंने स्लाइड्स में आपके लिए लिखी हैं, लेकिन तीनों चीजें हम समझते हैं। पहले समझते हैं मेटाफिजिक्स। आप इसको ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। अब मेटाफिजिक्स आपका देखो, ये मेटा और ये फिजिक्स, आपने फिजिक्स तो पढ़ी है, फिजिक्स क्या बात करती है आपकी, ठीक है, थियरीज वगैरह फिजिक्स की आपने पढ़ी है सारी की सारी। मेटा, मेटा का मतलब है जब आप फिजिक्स जो भी चीज बोलती है आपका, उसको भी आप एनालाइज करो। जैसे फिजिक्स ने बोला दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, अब आप एनालाइज करोगे कौन से एटम्स, उन एटम्स को किसने क्रिएट किया। साइंस कभी ये नहीं बोलेगी कि एटम्स को किसने क्रिएट किया, यहां पे हम ये भी देखेंगे कि एटम्स को किसने क्रिएट किया। अब अगर एटम्स हैं तो वो एटम्स आपके मटेरियल हैं या स्पिरिचुअल है, ये भी यहां पे देखेंगे हम। इसलिए आपकी जो फिलॉसफी उसको कहा जाता है साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। फिजिक्स ने सिर्फ आपको बताया एटम से बने हुए, लेकिन वो एटम्स कहां से आए हुए, उनको किसने क्रिएट किया, ये आपको बताएगी मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स बेसिकली आपको बताती है दो चीजें। मेटाफिजिक्स को हम सिंपली बोले एक लाइन में तो दिस इज थियरी ऑफ रियलिटी। आप याद रखना ये लाइन, मेटाफिजिक्स मींस थियरी ऑफ रियलिटी। इस वर्ल्ड में जितनी भी रियलिटीज हैं या इस वर्ल्ड के बाहर जितनी रियलिटीज हैं, रियलिटी का मतलब कोई भी चीज। अब जैसे आपका रियलिटी में क्या क्या आ सकता है, ये वर्ल्ड है, ये आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है, आप खुद हो, हम ह्यूमन बींग्स जिसको हम जीव बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड को जगत बोलते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं आपको याद रखने, आप पढ़ते ही हो वैसे हिंदी में, वर्ल्ड को जगत बोलते हैं। गॉड है, गॉड में आप बिलीव करते हो। सोल है, सोल में आप बिलीव करते हो, ठीक है, हिंदुइज्म में बिलीफ है आपका, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है, सिखिज्म। तो बेसिकली सोल है आपका, रीबर्थ, लिबरेशन, ये सब चीजें हैं, ये सारी रियलिटीज है। अब इनके बारे में जब हम बात करेंगे, इसका मतलब हम मेटाफिजिक्स में, अब मेटाफिजिक्स में बात की जाती है थियरी ऑफ रियलिटी की। अब थियरी ऑफ रियलिटी के पीछे क्या है, जैसे ये वर्ल्ड है आपका, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि इस वर्ल्ड को किसने क्रिएट किया। ठीक है, जो सारे फिलोसफर्स हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, जैसे साइंस क्या बोलती है, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को मानती है, और एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब एटम्स के बाद अब क्वार्क्स आ गए, ठीक है, उसमें नहीं जाते हम साइंस में, साइंस तो छोड़ के आप इसलिए तो आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट ले रहे हो, साइंस दोबारा ना पढ़नी पड़े, ठीक है, तो फिजिक्स हम नहीं पढ़ाएंगे आपको दोबारा। बेसिकली थियरी ऑफ रियलिटी में पहली चीज ये है आपके दिमाग में जो आएगी फिलोसफी में हर जगह पे, कि ये वर्ल्ड जो है जिसमें हम रह रहे हैं, ये भाई किसने बनाया, तो हु मेड दिस। और हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अब जिसने ये वर्ल्ड बनाया, अब इस वर्ल्ड को जो बनाएगा उसे हम का नाम देते हैं अल्टीमेट रियलिटी। सीधी सी बात है ना, जो इस वर्ल्ड में चीजें एग्जिस्ट करती है, जो भी एग्जिस्ट करती है वो रियलिटीज हैं, क्योंकि रियलिटी छोटी चीज है। जैसे मान लो एक आपका कारपेंटर, क्या है, ठीक है, कारपेंटर मान लेते हैं, कारपेंटर ने क्या बनाया, मान लो कुछ भी फर्नीचर, ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इस टेबल का क्रिएटर कौन है, कारपेंटर। तो टेबल आपकी रियलिटी हो गई, और अल्टीमेट रियलिटी हो गया कारपेंटर जिसने उसको बनाया।
तो ये वर्ल्ड एक रियलिटी है, लेकिन उसको बनाने वाला जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, यानी बनाने वाला है जिससे बनी है वो। तो अगर मान लो मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड। तो ये वर्ल्ड तो रियलिटी है, लेकिन इसको क्रिएट करने वाली अल्टीमेट रियलिटी कौन है? दैट इज गॉड। तो पहली चीज तो है किसने बनाया, किसने बनाया और कितने हैं। जिसने बनाया वो क्या एक है, क्या वो दो है, क्या वो तीन है? जैसे अभी यहां पे गॉड, गॉड ने अगर क्रिएट किया तो हम बोलेंगे कि अल्टीमेट रियलिटी कितनी है? सिर्फ एक है। और अगर हम बोले कि ये एटम से बना है वर्ल्ड, तो एटम्स कितनी हो गई अल्टीमेट रियलिटी? ज्यादा हो गई, यानी बहुत सारी हो गई, यानी प्लूरल, सो मैनी। यानी पहली चीज ये है कि ये वर्ल्ड जो बना है वो किस अल्टीमेट रियलिटी ने बनाया, या किस अल्टीमेट रियलिटी से बना है। वो अल्टीमेट रियलिटीज कितनी है? एक है, दो है, दो से ज्यादा है। पहली चीज है अल्टीमेट रियलिटी, नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज। तो मेटाफिजिक्स में पहली चीज हम बात करते हैं नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जिसने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया। आगे बात समझ में, फर्स्ट थिंग मेटाफिजिक्स में। ठीक है, आगे आपको समझ आएगा किस तरह से हमको डील करना है इसके क्वेश्चंस के साथ। सेकंड थिंग, मान लो ये वर्ल्ड गॉड ने बनाया। अब गॉड अल्टीमेट रियलिटी हो गया, उसका नेचर कैसा है? तो पहली चीज थी आपकी यहां पे क्या? फर्स्ट थिंग वॉज योर नंबर। नंबर, कितनी अल्टीमेट रियलिटीज हैं। अगर एक होगी तो वो गॉड है, एक से ज्यादा है तो वो क्या है? एटम्स हो सकते हैं। बाकी अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग बताइए, वो आगे देखेंगे। सेकंड इज नेचर। नेचर कैसा है उस अल्टीमेट रियलिटी का? जैसे मान लो अभी हम ह्यूमन बींग्स हैं, यही एग्जांपल ले लो कारपेंटर वाला। कारपेंटर ने टेबल क्रिएट की, कारपेंटर अल्टीमेट रियलिटी हो गया। तो अल्टीमेट रियलिटी यहां पे कितनी है? एक ही है, कारपेंटर। कारपेंटर का नेचर कैसा है? हमारा नेचर कैसा होता है? लिविंग, नॉन लिविंग, मेटेरियल, कॉन्शियस, किस तरह का होता है नेचर हमारा? तो नेचर दो तरह का हो सकता है, या तो मेटेरियल, मेटेरियल कौन सा होगा? नॉन लिविंग। जैसे अगर एटम से बना है तो उनका नेचर कैसा है? नॉन लिविंग। या फिर कॉन्शियस। कॉन्शियस नेचर किसका होता है? जो सोच सकते हैं। तो अगर गॉड ने बनाया होगा तो गॉड का नेचर कैसा होगा? कॉन्शियस। और अगर एटम से बना होगा तो वो नेचर कैसा होगा? मैटेरियल। तो बेसिकली इसको इसको हटाते हैं, इसका एग्जैक्ट फिगर देखते हैं हम। ये देखो, ये फिगर देखो, ठीक। इस फिगर को देखो, आप इसको समझो, बाकी मैं और डिटेल में इसको समझाऊंगा, पीछे अभी जाना है हमने। मेटाफिजिक्स में नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज और नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज दिख रही है, दो चीजें आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर और यहाँ पे आपका नेचर। तो मेटाफिजिक्स का मतलब है थियरी ऑफ रियलिटी। हमें रियलिटी के बारे में पढ़ना है। रियलिटी के बारे में क्या पढ़ना है? उसका नंबर कितने हैं और उसके नेचर कितने। तो रियलिटी के बारे में क्या पढ़ना है? नंबर एंड नेचर। अब देखो, अभी इस पे ध्यान दो, मोनिज्म, डुअलिज्म एंड थर्ड इज प्लूरलिज्म। ये आपका नंबर हो गया भाई। अगर एक अल्टीमेट रियलिटी है जैसे गॉड, तो उसको हम बोलते हैं मोनिज्म, क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन। अगर दो अल्टीमेट रियलिटी तो उसको बोलते हैं डुअलिज्म, और तीन अल्टीमेट रियलिटी तो उसको बोलते हैं प्लूरलिज्म। ठीक है, अभी सिर्फ आप इस पे नीचे क्या लिखा उसको देखो मत, अभी आप सिर्फ जो मैं जहां पे मैं इसको ये लिख रहा हूं यहाँ पे, वही चीज आप देखो। यानी कि हम जब फिलोसफी पढ़ेंगे तो हमारे जो फिलोसफर्स है ना अलग अलग, जैसे मैंने आपको नाम बताए थे ना, चरवाका, जैनिज्म, बुद्धिज्म,
वो इनमें से किसी में फॉल करेंगे। किसी ने नंबर ऑफ अल्टीमेट रिलेटिव 1 मानी होगी, किसी ने 2 मानी होगी, किसी ने 2 से ज्यादा मानी होगी। जैसे मान लो चरवाका है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चरवाका के हिसाब से ये वर्ल्ड बना हुआ है एटम्स का। चरवाका की फिलॉसफी बिल्कुल कैसी है, साइंस है। अब एटम्स कैसे होते हैं आपके, एक होते हैं, दो होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं। तो चरवाका कौन सी फिलॉसफी को सपोर्ट कर रहा है, प्लूरलिज्म। सो यू कैन सी हियर चरवाका। चरवाका इज ए प्लूरलिस्ट फिलोसफर। ऐसे न्याया वैशेषिका ने भी अल्टीमेट रियलिटी जो मानी है वो एटम्स को माना है, जैनिज्म ने भी एटम्स को माना है, लाइबनिज ने भी एटम्स को माना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इनको प्लूरलिस्ट फिलोसफर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके हिसाब से नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज आर मैनी, मोर देन 2। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज। नंबर पहली चीज है। दूसरा है नेचर। ठीक है, अब नेचर पे आओ आप। तो नेचर पे अगर आप देखोगे तो नेचर कैसा हो सकता है, या तो मेटेरियलिज्म हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअलिज्म और कॉन्शियस। ठीक है, दोनों बात सेम है। हम स्पिरिचुअलिज्म और कॉन्शियस को एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स है यहाँ पे। तो आप मेटेरियलिज्म में देखो, चरवाका ने एटम्स को माना है। एटम्स कैसे होते हैं आपके, मेटेरियल होते हैं ना भाई। एटम्स में थोड़ी ना कोई वो होता है, कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन स्पिरिचुअल जिन्होंने माना है, जैसे शंकर, शंकर ने किसको माना है, या देखो आप, एक माना है ना। तो एक क्या मानेगा, गॉड को। तो गॉड कैसा है, कॉन्शियस है। आप स्पिनोजा को देख लो, ये रहा स्पिनोजा। लाइबनिज का यहाँ पे नाम क्यों है, उसने माने तो एटम्स हैं, लेकिन वो कुछ अलग तरह के एटम्स माने, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो टेबल है आपकी, वो इसलिए बनाई गई है आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि नंबर एंड नेचर किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। एक सेकंड, कहाँ गया? मिल गया, मिल गया, मिल गया। क्या बात है, सारे लोग वीडियो ऑफ करके कहाँ चले गए? ये सबने वीडियो अपना क्यों ऑफ कर दिया, सो गए क्या सारे बच्चों? ओ बच्चों देखता हूँ यार, ऑप्शनल में ऐसे नहीं करो, ऐसे कैसे चलेगा ऑप्शनल में। हु क्रिएटेड गॉड, करण दीप, हु क्रिएटेड गॉड? भाई हु क्रिएटेड गॉड, ये आपको पहले सारे फिलोसफर्स पढ़ेंगे हम, तब आपको खुद पता चल जाएगा हु क्रिएटेड गॉड। ठीक है, कुछ थियरीज ये है कि ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड गॉड। ठीक है, कुछ थियरीज ये है ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड गॉड, और बाकी गॉड को किसने क्रिएट किया है, इसका आंसर आपको कोई नहीं दे सकता उन थियरीज के अलावा। वी विल सी ऑल दोस थियरीज। बेसिकली जो आपकी सोशियोलॉजी से रिलेटेड थियरीज है। ठीक है, जैसे आपका एक सिगमंड फ्राइड है, उसने बोला है कि बेसिकली वी हैव क्रिएटेड गॉड। और जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है वो यही माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड गॉड, सोसाइटी हैज क्रिएटेड गॉड। लेकिन फिर उसके भी क्रिटिसिज्म है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इफ समवन हैज क्रिएटेड गॉड, देन दैट रियलिटी विल बिकम मोर पावरफुल देन गॉड। मतलब गॉड आपकी एक क्रिएशन हो ही नहीं सकता। जो भी क्रिएशन होगा वो तो अपने आप डिपेंडेंट हो गया बाकी चीजों पे। So if we will say that someone has created God, then how can we accept God as the ultimate reality? It means God is eternal. He is the creator of everything. Because a created being cannot be the ultimate reality. अगर मैं टेबल अभी आज को मान लो मैं कुछ भी क्रिएट करता हूं तो वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम द क्रिएटर। And there cannot be a creator of a creator, because if there is a creator of a creator, then that creator will become more powerful. So if I will say that I created the God, then I will become more powerful than God. That is the problem with God. Basically we accept God as the super powerful, infinite,
eternal, omnipotent, benevolent. Okay, but we cannot prove the existence of God, just like science prove everything. So we have to na adi na ante. We have to accept God on the basis of faith and belief. जैसे आपसे मैं पूछूं, कल सुबह आप जिंदा रहोगे, मतलब आप सुबह उठोगे तो क्या आपकी सांस चल रही होगी या नहीं चल रही होगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? आप बोलोगे कि हाँ, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी आप आज तैयारी कर रहे हो, फिलोसफी की क्लास में आए हो, किस बेसिस पे? उम्मीद, ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एंड बिलीफ। आपको पूरा विश्वास है कि हाँ, आप कल भी रहोगे इस दुनिया में। किसी को पता होता है जब उसका शरीर छोड़ने वाला और आत्मा उसका शरीर छोड़ती है कि मैं कल मरने वाला हूं? नहीं पता होता। किसी को पता था कोरोना वायरस आने वाला है? नहीं पता था। आपको पता है आपको कोरोना होने वाला है? नहीं पता होता। कई लोगों को घर बैठे हो जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई, यही तो प्रॉब्लम है ना फिलोसफी में। आपको यही तो बोल रहा हूं कि साइंस बोलती है गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, फिलोसफी बोलती है गॉड एग्जिस्ट, but we cannot prove the existence of God on the basis of experiment and observation. We have to accept God on the basis of faith and belief. अल्टीमेटली जब मैं गॉड को रिफ्यूट करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा गॉड होता ही नहीं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी है कि गॉड है तो हु क्रिएटेड गॉड? और गॉड अगर इतना पावरफुल है तो व्हाई इविल इज देयर इन दिस वर्ल्ड? इतना ज्यादा पाप क्यों है इस दुनिया में? मतलब ह्यूमंस के लिए इतनी सारे चैलेंजेस क्यों हैं? इतना ज्यादा क्राइम है, गॉड क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं दूर करता है उन प्रॉब्लम्स को? देयर आर सो मेनी इश्यूज, सो वी विल डिस्कस ऑल दोज इश्यूज वन बाय वन। बट नो वन कैन क्रिएट गॉड, because if God will become a created being, then God will become dependent, God will become finite. Only creator can be one, and that is God. If we believe in creation theory, यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर आप साइंटिफिक ग्राउंड पे जाओगे तो यू विल से दैट दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय एटम्स, और एटम्स क्या है? अपने आप कंबाइन होते हैं, ठीक है, एसोसिएशन होता है, बनती है चीजें, फिर डिसोसिएशन होता है, वापस वो एक उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप जब साइंटिफिक थ्योरी में बिलीव करोगे तो आप गॉड को डिनाई कर दोगे। लेकिन जो रिलीजियस पर्सन है उससे आप पूछोगे कि गॉड है, ये वर्ल्ड किसने क्रिएट किया? वो बोलेगा गॉड ने क्रिएट किया। आप उससे पूछोगे फिर गॉड को किसने क्रिएट किया? बोला गॉड एक ऐसी एंटिटी है सुपर पावरफुल जिसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता, वो इटर्नल है, मतलब वो शुरू से है। ये दुनिया जब से शुरू हुई, ये यूनिवर्स ही तो कब शुरू हुआ? वो शुरू से है। जब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड देखेंगे, नेचुरलिस्टिक, ठीक है, उसके बाद पर्सनलिस्टिक, उसके बाद इम्पर्सनलिस्टिक, वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। जैसे पहले लोग पेड़ पौधों की पूजा करते थे, फिर बाद में लोग भगवान की पूजा करने लगे, फिर बाद में इम्पर्सनलिस्टिक आ गया, ठीक है, जहां पे आपका ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं लोग। तो वो सब चीजें आपकी वहां पे आएगी। लेकिन आपके क्वेश्चन का जवाब एक ही है, नो वन हैज क्रिएटेड गॉड। बस सोशियोलॉजी जो थियरी है सोशियोलॉजी की, वो हम पढ़ेंगे कि एक थियरी ये है, जैसे सिगमंड फ्राइड की हो गई या फिर आपके बाकी जो सोशियोलॉजिस्ट उनकी, कि सोसाइटी हैज क्रिएटेड गॉड। जैसे आपका, अगर आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा हो तो मार्क्स ने क्या बोला था? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो रिलीजन के नाम पे लोगों को डरा के उन पर राज करते हैं। चलो खैर कोई नहीं, ये आगे डिटेल में देखेंगे, अभी हम भटक जाएंगे। पहले आप फिलोसफर्स पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि गॉड इज नॉट ए क्रिएटेड बीइंग। क्योंकि गॉड क्रिएटेड बीइंग होगा तो गॉड विल बिकम इम्परफेक्ट, फाइनाइट, डिपेंडेंट। जैसे हम लोग जैसे हमें बोलते हैं ना, आपको किसने क्रिएट किया? हम बोलते हैं हमारे मदर फादर। आपके मदर फादर को किसने क्रिएट किया? उनके मदर फादर। अल्टीमेटली हम पूछते हैं कि कोई तो होगा जिसने सबको क्रिएट किया है, हम बोलते हैं गॉड। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो ये तो चेंज चलती जाएगी, देयर विल बी इनफाइनाइट रिग्रेस, कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। ओके, सो वी विल सी गॉड इन डिटेल। वहां पे हम देखेंगे गॉड को क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है, आप बोलोगे हु क्रिएटेड गॉड। अगर आपको लगेगा कि गॉड को भाई किसी ने क्रिएट ही नहीं किया तो हम गॉड को कैसे मानेंगे? बिल्कुल सही बात है। ऐसे तो आप बोलोगे कि मैं जैसे बोलता हूं कि मैं जब तक किसी चीज को नहीं देखूंगा मैं नहीं मानूंगा, तो मैं गॉड को देख नहीं सकता, आई विल नॉट बिलीव इन गॉड। लेकिन फिर सो चीजें हैं, आपको आपका कल का नहीं पता है, किसी को तो पता होगा आपके कल का, कि आपको कल सुबह उठाना है बिस्तर से या सीधा लिटा देना है।
कोई तो होगी ऐसे सुपर पावरफुल एंटिटी, जब हमें नहीं पता किसी को तो पता होगा। जो हमारी सांसें चल रही हैं उस पर किसी का तो कंट्रोल होगा। हमें आज तक समझ नहीं आया कि बेसिकली अचानक से अच्छा भला आदमी है, एक पल में उसकी मतलब सारा चलता हुआ आदमी, सारे काम करता हुआ आदमी, अचानक से उसकी कॉन्शियसनेस खत्म और वो खत्म। वो कॉन्शियसनेस कहाँ से आई, कहाँ गई, वो सोल है या क्या है? कोई तो ऐसी एंटिटी हमें माननी पड़ेगी जिसने ये सब क्रिएट किया है, अदरवाइज तो क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो इन चीजों में हम डिटेल से बातें करेंगे आगे जाके। नहीं नहीं, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है ना भाई सब। आप सब चीजों को बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं जोड़ सकते ना। फिर तो क्या है, जो रिलीजन है, रिलीजन इज ए वे ऑफ लाइफ बहुत लोगों का, वो खत्म ही हो जाएगा ना। आप हर चीज को साइंस प्रूव नहीं कर सकती। साइंस ने आज तक जितना भी काम किया है, साइंस ने मेरे को लगता है आज तक 1% भी काम नहीं किया जितना यूनिवर्स में रिलेटिविज्म। तो आप कहीं, आपको कुछ नहीं पता ना, हमें जब नहीं पता, अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता ना, हम गॉड को प्रूव कर सकते हैं ना उसको रिफ्यूट कर सकते हैं। देखो एक बेसिकली एक बहुत अच्छी थियरी है पास्कल्स वेजर, ठीक है, इसको हटाते हैं, पास्कल्स वेजर, ठीक है। पास्कल आपके फिलोसफर, उन्होंने क्या बोला है कि गॉड को हम देखते हैं कि अब गॉड पे दो चीजें हो सकती है, कि गॉड एग्जिस्ट, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटी, यस और नो। अब मान लो मैं शुरू में कह देता हूं नो, और बाय चांस गॉड एग्जिस्ट करता होगा, तो अगर गॉड एग्जिस्ट करता होगा तो मैं तो उसकी नियरनेस जो है, मुझे जो उसका फायदा मिलना चाहिए था प्रे करके, या जो मैं नियरनेस फील करता गॉड के, डिवाइनिटी फील करता, वो तो शुरू में ही खत्म हो गई। मैं शुरू में ही नो पे चला गया। तो पास्कल वेजर क्या कहता है कि आप गॉड को, सबसे अच्छा अगर आपको बैट लगानी हो कि वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो आप किस पे लगाओ कि गॉड एग्जिस्ट, ठीक है। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, जब आपको लगे लाइफ में कभी भी कि मैंने जो सोचा था गॉड एग्जिस्ट करता है वो नहीं करता, तो आप नो पे तो कभी भी जा सकते हो। नो पे तो आपके पास हमेशा चांस है जाने का, लेकिन एक बार नो पे चले गए तो फिर यस पे आने का चांस नहीं। So it is better to bet on the existence of God than on the refutation of God. ये सब चीजें आपको पूरी डिटेल में समझ में आएगी when we will basically cover all the philosophers. अभी तो क्या है, आपने फिलोसफी का कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, अभी तो आप अपनी जो, आपको पहले जो आपकी रॉ आपके पास नॉलेज है उसके बेसिस पे आप ये सारी चीजें बात कर रहे हो, ठीक है। नो से यस पे कैसे जाओगे यार? अब किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया, उसको आपने नो बोल दिया, वो वापस थोड़ी ना आएगी, वो तो चली जाएगी। फिर तो करणदीप कुछ नहीं हो सकता ना उसके बाद है? यस बोल के तो फिर आप उसको नो कभी भी बोल सकते हो। चलो कोई नहीं, ओके, आपके आपकी, आप अभी धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ओके, अभी तो वो कहते हैं ना, जुम्मा जुम्मा शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। अभी देखो फिलोसफी जब आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब जैसे आप मुझसे पूछो कि सर आप एथीस्ट हो, एथीस्ट हो, मैं बोलूंगा मैं एथीस्ट हूँ। फिर आप बोलोगे आप तो गॉड में बिलीव, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से आप गॉड में बिलीव करते हो। मैं पहले यस पे था, ठीक है, बहुत टाइम तक यस पे रहा, फिर मैं नो पे चला गया, ठीक है। और अब मैं नो से यस पे नहीं आ सकता, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं यस पे इतने टाइम तक था कि चलो मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी जो गॉड है बेसिकली जो बिलीव करते हैं वो करते हैं गॉड में, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे, फेथ एंड बिलीफ पे आप बिलीव कर सकते हो। यू कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, ये बात आप एक दिमाग में बिठा लो, यू कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ओके। कभी भी आप प्रूव नहीं कर सकते गॉड की एग्जिस्टेंस। आप सिर्फ गॉड को मान सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एंड बिलीफ। आपको मैंने सीधा सा एग्जांपल दिया ना, आपको आपका कल का नहीं पता, सुबह का, आपको अपने अगले 1 मिनट का नहीं पता। साइंस इतनी बातें करती है, साइंस को पता था कोरोना वायरस आने वाला है, नहीं अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं खोजी गई क्या? तो मतलब कोई तो ऐसी पावरफुल एंटिटी है ना भाई जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही है, अगर आप फेथ एंड बिलीफ के बेसिस पे मानो।
अगर आप गॉड को हटा ही दोगे तो बहुत सारी चीजें, देखो मोरलिटी जो होती है ना, मोरलिटी का एक ग्राउंड है गॉड, क्योंकि गॉड को सारी अच्छी क्वालिटीज के लिए जाना जाता है, बेनोवलेंट है, लविंग है, ठीक है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, आगे देखेंगे ये सब चीजें। जैसे आप अपने पेरेंट्स होते हैं, आपके आपके पेरेंट्स जो होते हैं, आप ना बेसिकली उनको देख के बड़े होते हो, अगर उनके उनमें अच्छी क्वालिटीज है, ठीक है, तो आप में वो क्वालिटीज आती है। ऐसे गॉड है, गॉड की हम अच्छी क्वालिटीज के बेसिस पे ह्यूमंस जो होते हैं वो गॉड को देख के अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अगर हम गॉड का कंसेप्ट ही हटा देंगे तो आपकी जो मोरलिटी वाला कंसेप्ट है वो भी काफी कुछ हद तक क्या है, उस पर भी बहुत असर आएगा। तो एक इसलिए सोसाइटी वाला जो मैंने आपको पॉइंट दिया था कि सोसाइटी ने बेसिकली, ये कहा जाता है कि सोसाइटी ने खुद गॉड को क्रिएट किया है ताकि लोग मोरल रहे, लेकिन वो हम डिटेल में आगे देखेंगे गॉड में, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक देखते हैं, अभी हम भटक गए, कहां से कहां पहुंच गए, ठीक है। गीता वगैरह में क्या आर्गुमेंट, देखो हम जब पढ़ेंगे तो हम लॉजिकल आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे, आपके और मेरे आर्गुमेंट से कुछ नहीं होता। मैं बोलूं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मैं उसको देख नहीं सकता, मैं उसको सुन नहीं सकता, लेकिन मैं ये पेपर में नहीं लिख के आ सकता। पेपर में आपको वही लिखना है जो बेसिकली फिलोसफर्स ने बोला है, मेरे पॉइंट या आपके पॉइंट। आप बोलो यस से नो पे भी जा सकते हैं, नो से यस पे भी जा सकते नहीं। पास्कल ने बोला है कि एक बार नो बोल दिया तो यस पे नहीं जा सकते, तो पास्कल की बात लिखनी है, आपकी बात और मेरी बात नहीं लिखनी। कि करणदीप ने बोला है कि हाँ भाई नो से भी यस पे जा सकते हैं, तो बोलेगा ले बेटा नो ही ले तू है, तो वो फिर वो नो ही बोल देगा मुझे पेपर में कि तू अगले साल फिर आना। तो ऐसा नहीं है, हम अपनी थियरीज अपनी जगह पे हैं पर्सनल, हमें फिलोसफर्स के हिसाब से पढ़ना है, फिलोसफर ने क्या बोला है। आपके और मेरे विचार जो हो सकते हैं वो अलग हो सकते हैं, हम जितने क्लास में बैठे हैं बंदे सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने विचार नहीं लिखने हैं वहां पे, हमें वहां पे फिलोसफर ने जो बोला है वो लिखना। ओके, तो यही खास बात है। अपने विचार आप किस में लिखो, आप एथिक्स में लिखो, ऑप्शनल में हम अपने विचार नहीं लिख सकते, यू हैव टू कोट द फिलोसफर्स, आप अपनी मर्जी से वहां पे कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, यही बात है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हमने मेटाफिजिक्स देखा आपका, ठीक है, मेटाफिजिक्स अब थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। देखो आपके स्लाइड आपको दिख रही है आगे देखो शुरू की 2 क्लास इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो आपको सब चीजें समझ आएंगी, इनमें ना आप सो मत जाना। कई कल आके पूछो कि सर वो मेटाफिजिक्स में थोड़ी सी नींद आ गई थी, आप समझा दो, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स में हमने देखा भी थियरी ऑफ रियलिटी और थियरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज। ये देखो ये वर्ड है ना, ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज। ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज का मतलब जो इस वर्ल्ड से बाहर एग्जिस्ट करती है, जैसे गॉड, सोल। अब देखो आपको एक कंसेप्ट और समझाते हैं। करणदीप कुछ वो अरमान जगा दिए करणदीप ने, तो अब क्या है कि हमारे अंदर का फिलोसफर जाग गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट और देखते हैं। देखो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ये आगे बहुत दूर तक काम आएगा। स्पेस एंड टाइम, ये सारे कंसेप्ट ये जो अब आगे हमारी फिलोसफी में काम आएंगे, स्पेस एंड टाइम। समझो, इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है दैट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बैठे हो, ठीक है, आपने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है अभी, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। अभी क्लास के बाद क्या आप उसी स्पेस पे रहोगे? रह भी सकते हो, दूसरे स्पेस पे भी जा सकते हो। उस टाइम चेंज हो चुका होगा, हर पल टाइम चेंज हो रहा है। अभी जैसे मैं इस चेयर पे बैठा हूं, ठीक है, और अभी आपका टाइम हो रहा है जैसे 4:35, ठीक है। इस चेयर पे मैं बैठा हूं, तो इस चेयर के स्पेस को मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है और 16:36 पे अभी इस चेयर ने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन ये चेयर क्या हमेशा से यहाँ पे थी? नहीं, ये चेयर पहले कभी जहां बनवाई होगी वहां पे होगी, फिर यहाँ पे आई। तो क्या होता है, अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूं तो क्या इस चेयर पे किसी और को बिठा सकते हैं मेरे बैठे हुए? नहीं, पहले मुझे उठना पड़ेगा फिर किसी को आप बिठाओ। आप ये बोलो कि गोदी में बिठा लो, नहीं, वो फालतू की बातें नहीं करनी है, ठीक है। वो गोदी वोदी में बिठाने वाला काम नहीं है, यहाँ पे खुद बैठ जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पे आप स्पेस ऑक्यूपाई करते हो एक टाइम पे, ठीक है। जैसे आप रात को सोओगे तो आप बेड पे सोते हो, उस समय आपने बेड पे स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है एक पर्टिकुलर टाइम।
तो जितनी भी इस वर्ल्ड में चीजें हैं वो सब स्पेस और टाइम में होती है, यानी स्पेशियल वर्ड यूज करते हैं हम, स्पेशल और टेम्परल, ये दो वर्ड यूज करते हैं, ये याद रखना। स्पेशियल हम यूज करते हैं स्पेस के लिए और टेम्पोरल हम यूज करते हैं टाइम के लिए। आप कोई भी चीज उठा के देख लो, आपके सामने आपका लैपटॉप होगा, उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, ठीक है, उसकी जगह आपको दूसरी चीज रखनी है तो लैपटॉप को हटाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आपके हाथ में पेन है, उस पेन ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है आपकी दोनों उंगलियों के बीच, अगर आपको कुछ और चीज पकड़नी है इस पेन को हटाना पड़ेगा। अब जितनी भी चीजें स्पेस एंड टाइम में होती है, कोई भी चीज, उसके साथ क्या होता है, ओरिजिन एंड डिके। जितनी भी स्पेस एंड टाइम में चीजें होंगी वो सब ओरिजिन एंड डिके के साथ एसोसिएट होती है। जैसे हम है, हमारा जन्म हुआ, बर्थ एंड डेथ, मेरे हाथ में ये पेन है, ये बना होगा, पेन आपका डिके भी करेगा, खराब होगा, उसके बाद टूट फूट के खराब हो जाएगा। यानी स्पेस एंड टाइम में जो भी चीजें हैं दे आर एसोसिएटेड विथ ओरिजिन एंड डिके। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी चीज रियल है, हम किस चीज को रियल मानते हैं? रियल का मतलब जो एग्जिस्ट करती है सही में, वही चीज एग्जिस्ट करती है जो किस में होती है, स्पेस एंड टाइम में, क्योंकि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तभी हम कहते हैं ये रियल है, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आती है, प्रॉब्लम यहां पे आती है ये गॉड वाली, जो अभी हम बात कर रहे थे गॉड की। गॉड की फुल फॉर्म पता है आपको? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डेस्ट्रॉयर, ठीक है। तो गॉड की हम बात कर रहे थे बेसिकली। अब अगर आप रिलीजियस पर्सन से पूछो, जैसे अभिलाषा हमारी क्लास में हाईली रिलीजियस, ओके, लगता है उसकी बातों से हाईली रिलीजियस, ओके, उससे पूछो कि गॉड एग्जिस्ट करता है, शी विल से यस, गॉड एग्जिस्ट। अब अभिलाषा से पूछा जाए, क्या गॉड अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करता है गॉड? अब स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करेगा तो पर्टिकुलर टाइम पे स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, लेकिन गॉड को तो हम कभी देख ही नहीं पाते। और अगर गॉड स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रियल है ही नहीं, क्योंकि रियल कौन सी चीज होगी, जो स्पेस एंड टाइम में होती है। अब ये यहाँ पे रिलीजियस पर्सन के लिए प्रॉब्लम आ गई भाई, वो कहेगा गॉड एग्जिस्ट तो करता है, अब भाई फिर एग्जिस्ट करता तो स्पेस एंड टाइम में तो है ही नहीं, हम तो देख ही नहीं सकते। अब वो क्या बोलेगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। देखो, अगर स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इस वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी जैसा कैसा हो जाएगा, जस्ट लाइक वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। और अगर वो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स की तरह हो गया तो वो भी किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, ओरिजिन एंड डिके। जो करणदीप आपके क्वेश्चन का जवाब है कि क्या गॉड को किसी ने क्रिएट किया है, अगर गॉड का कोई क्रिएटर होगा तो गॉड परफेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर वर्ल्डली ऑब्जेक्ट जैसा हो जाएगा तो गॉड विल बी एसोसिएटेड विद ओरिजिन एंड डिके, और जिसका जन्म भी हो, जिसका डिके भी हो, डेथ और बर्थ के साथ जो एसोसिएटेड है उसको हम परफेक्ट बीइंग नहीं बोल सकते। जो खुद मतलब क्रिएट हो रहा है, जिसको कोई क्रिएट कर रहा है, वो कैसे क्रिएटर माना जाएगा? तो जो रिलीजियस पर्सन होता है उसके सामने समस्या क्या आती है, वो मानता तो है गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब वो ये नहीं कह सकता कि वो स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करना मान लेगा तो फिर तो गॉड कैसा हो जाएगा, जस्ट लाइक अदर ऑर्डिनरी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, एंड गॉड विल लूज इट्स परफेक्ट इनफाइनाइट इटर्नल कैरेक्टर। Now, what a religious person says that God exists beyond space and time, and those entities which exist beyond space and time, they are known as transcendental entities or realities. जो इस वर्ल्ड के बाहर एग्जिस्ट करती हैं,
और इस वर्ल्ड के बाहर जो चीजें एग्जिस्ट करती है उनको ट्रांसेंडेंटल, मतलब बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। और अगर इस वर्ल्ड के बाहर एग्जिस्ट करती हैं तो वो किस तरह की है? आपकी इमोर्टल टाइप, जैसे आपका गॉड, जैसे आपकी सोल। अब आप बोलोगे कि सोल तो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है। सोल अभी आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ओरिजिन से पहले, जब आप पैदा नहीं हुए थे उससे पहले आपकी सोल कहां एग्जिस्ट करती थी? ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में। और जब आपकी डेथ होगी तो भी सोल कहां चली जाती है? ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में। इसलिए सोल को हम कहते हैं सोल इज इमोर्टल। सोल को हम क्या कहते हैं? सोल इमोर्टल है, अमर है। हम कहते हैं ना कि सोल सिर्फ बॉडी चेंज करती है। ओके, तो अभी आपको सिर्फ मैंने ट्रांसेंडेंटल रियलिटी समझाने के लिए किया है, बाकी चीजों से कंफ्यूज नहीं होना। इमोर्टलिटी वो आगे डिटेल में देखेंगे। सो कंसेप्ट इज स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट है। स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट क्या बोलता है? कि थिंग्स एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम, and if things exist in space and time, they are real. Now the problem arises with respect to the God. Does God exist in space and time? Okay, it's beyond reach cause science has discovered 1%. As you said, science can't reach other galaxy. How you can say? मैं नहीं कह रहा भाई, ये साइंस खुद कहती है कि डार्क मैटर जो है उसके बारे में हमें खुद नॉलेज नहीं है। थोड़ा पढ़ो डार्क मैटर वगैरह के बारे में। ओके, गॉड इज इन एवरी सोल एंड सोल इज इमोर्टल। क्या बात है, वाह। गॉड इज इन एवरी सोल एंड सोल इज इमोर्टल। वेरी गुड अभिलाष, ठीक। ओके, बेसिकली अब दो चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि मैं आपको फिलॉसफी पढ़ाऊं, और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको सिर्फ ज्ञान दूं। ठीक है, तो ज्ञान देने से तो नंबर आएंगे नहीं। तो बेसिकली मेरा जो मोटिव है वो आपको फिलॉसफी पढ़ाना है। ठीक है, तो फिलॉसफी में जो हमारे टॉपिक है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप अभी हम इसी पे डिस्कशन करते रहे कि गॉड है या नहीं है, साइकोलॉजिकल है, ये है, साइंस ने 1% कैसे खोजे, वो हमारा मोटिव नहीं है। मतलब अगर मुझे कहीं जाना है तो उसी ट्रैक पे रहूंगा तो पहुंच जाऊंगा। अगर मैं भटकूंगा इधर उधर तो कभी अपने रास्ते पे वहाँ जो अपना मेरी मंजिल है वो पहुंच नहीं पाऊंगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फिलॉसफी समझना है, जो थिंकर्स ने बोला है। बाकी चीजों में हम टाइम नहीं खराब करते हुए आगे चलते। ठीक, अब इसमें ये नहीं है कि आपके सवालों के जवाब मैं नहीं देना चाहता, लेकिन जो इलॉजिकल चीजें जिनका हमारे सिलेबस से लेना देना नहीं है, फिर कल को आप पूछने लग जाओगे कि भाई पाकिस्तान पे हम अटैक क्यों नहीं करते, तो वो सब चीजें छोड़ो। तो साइंस ने क्या किया क्या नहीं किया, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है फिलोसफी ने क्या किया और क्या नहीं कर। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। तो आपके सामने स्लाइड है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरी बात यह है स्पेस एंड टाइम वाला कंसेप्ट। तो मेटाफिजिक्स देखो, मेटाफिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलोसफी which deals with two things. First is number, second is nature. ठीक है, ultimate reality here refers to that reality from which the universe has been created or who has created the universe. क्लियर कर दिया मैंने आपको ये चीज। ठीक है, फिर मेटाफिजिक्स में हम कौन कौन से कंटेंट पढ़ते हैं वो भी हम देख चुके हैं। गॉड के बारे में, सोल के बारे में, रीबर्थ, दोनों चीजें ना, ट्रांसेंडेंटल और हेवन, हेल, ब्रह्म, जीव, जगत, प्रकृति, पुरुष, लिबरेशन, एटम्स, सब्सटेंस, रियलिटी, कॉजल थ्योरी। अब देखो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन करने का क्या मतलब, इसके पीछे लॉजिक है। पेपर में कभी कोई आपसे नहीं पूछेगा व्हाट डू मीन बाय मेटाफिजिक्स, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ मेटाफिजिक्स। ये कभी पेपर में आपसे नहीं आएगा, ये कंसेप्ट है। जैसे कभी कोई आपसे ये नहीं पूछता कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो आपसे कोई क्वेश्चन देगा, आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके टॉपिक्स, ये चीजें सिर्फ कंसेप्ट है। अब आप इसमें समझो, जैसे आपसे उसने पूछ लिया डिस्कस शंकर्स मेटाफिजिक्स, this is the question. Now
you must know that what we have to discuss in Shankar's metaphysics. मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? ये सारी चीजें मेटाफिजिक्स का पार्ट है। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या शंकर ने गॉड के बारे में कुछ बोला है, क्या शंकर ने सोल के बारे में कुछ बोला है, क्या शंकर ने रीबर्थ के बारे में कुछ बोला है, क्या हेवन। देखो जितने भी फिलोसफर्स हैं उन्होंने सब टॉपिक के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ कुछ के बारे में बोला है। जैसे शंकर का मेन टॉपिक है ब्रह्म। अब अगर आपसे शंकर की मेटाफिजिक्स पूछे तो आपको क्या लिखना है? ब्रह्म विचार लिखने हैं। ये कहने का मतलब है मेरा कि आपको मेटाफिजिक्स में पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब जैसे मान लो आपसे पूछ लिया डिस्कस चरवाकास मेटाफिजिक्स, तो चरवाका ने क्या ब्रह्म के बारे में कुछ बोला है? नो। तो ब्रह्म नहीं करना डिस्कस। क्या चरवाका ने एटम्स के बारे में बोला है? यस। क्या चरवाका ने कॉजल थ्योरी के बारे में बोला है? यस। चरवाका ने क्या सोल के बारे में बोला है? यस। चरवाका ने क्या गॉड के बारे में बोला है? यस। चरवाका ने इन सब के बारे में बोला है, ब्रह्म के बारे में नहीं बोला। चरवाका ने प्रकृति के बारे में बोला है? नो। पुरुष के बारे में बोला है? नो। तो जो नहीं बोला उसको छोड़ के बाकी जो टॉपिक है वो डिस्कस करें। यानी आपको पता होना चाहिए कि मेटाफिजिक्स में दो ही क्वेश्चन आएंगे, या तो ऐसे पूछेगा डिस्कस शंकर्स मेटाफिजिक्स, या पूछेगा डिस्कस दिस पर्टिकुलर फिलोसफर्स एपिस्टेमोलॉजी। अब अगर मेटाफिजिक्स पूछ रहा है यानी आपको ये लिखना है कि उसने सोल के बारे में क्या बोला है, गॉड के बारे में क्या बोला है। और अगर वो एपिस्टेमोलॉजी पूछ रहा है तो फिर क्या लिखना है वो हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज योर मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी की मेटाफिजिक्स, जैसे चरवाका है, जैसे अभी कुछ बच्चे हैं जो जैसे करणदीप, ठीक है, जैसे चरवाका है, तो चरवाका बिल्कुल ऐसा है जैसे करणदीप बात कर रहा है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चरवाका का एक लाइन में आप समझ लो, पहला फिलोसफर हमारा यही है। अब देखो कैसे फिलोसफी डेवलप होती है। चरवाका ने एक बात बोली है कि मैं जिस चीज को परसीव कर सकता हूं वही चीज एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। समझ गई? नो एग्जिस्टेंस। थोड़ा सा समझो इसको। परसीव आप किस चीज को कैसे करते हो? परसीव का मतलब होता है परसेप्शन। अब परसेप्शन आप कैसे करते हो? अभी आप मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो पहले हम परसीव करते हैं एक तो आईज से देखकर, एक कान से सुनकर, तीसरा नोज से सूंघकर, ठीक है, चौथा टंग से टेस्ट करके, और पांचवा स्किन से टच, है ना। जैसे आपका अभी आप देख रहे हो मुझे, ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ ये गौतम सर है। आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो लोगों में देख के? सुन रहे हो आप, ठीक है, आप प्लेजेंट स्मेल और बैड स्मेल, जैसे अभी आपको कोरोना हो जाता है तो आपकी स्मेल चली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे टंग से टेस्ट करके आपको अगर नमक खिलाया जाए या स्वीट खिलाया जाए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे स्किन से आपको ठंड में देखो आपके हाथ जो होते हैं कहीं पे अगर ठंडी जगह पे लग जाते हैं तो एकदम से आपको फील हो जाता है ठंडा या गर्म पे लग गया। यानी हम इन चीजों से किसी भी चीज को परसीव करते हैं। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। दीज आर 5 सेंसरी ऑर्गन। अब चरवाका ये बोलता है कि मैं इन पांचों से कोई चीज परसीव कर सकता हूं तो मैं उसको मानूंगा, और अगर मैं परसीव नहीं कर सकता इन पांचों से तो मैं उसको नहीं मानूंगा। यानी चरवाका के हिसाब से जो चीज परसीव हो सके वो सही है, वो है, होती है, नहीं तो नहीं होती। अब बताओ आप मुझे, क्या गॉड को आप परसीव कर सकते हो? क्या देख सकते हो गॉड को? नहीं। क्या सुन सकते हो? नहीं। क्या सूंघ सकते हो? नहीं। क्या टेस्ट कर सकते हो? नहीं। क्या टच कर सकते हो? नहीं। तो क्या चरवाका गॉड को मानेगा? चरवाका गॉड को नहीं मानेगा। क्या सोल को देख सकते हो? टच कर सकते हो? नहीं मानेगा। क्या किसी ने हेवन देखा है? नहीं मानेगा। क्या किसी ने हेल देखा है? नहीं मानेगा।
तो चरवाका ने इन सबको क्या कर दिया, रिफ्यूट कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा डिस्कस चरवाका मेटाफिजिक्स, तो वहां पे आपको यही लिखना है कि चरवाका रिफ्यूटेड गॉड, व्हाई, बिकॉज कैन नॉट बी परसीव्ड, refuted soul cannot be perceived, refuted heaven cannot be perceived, refuted hell cannot be perceived। अब क्या चरवाका इस वर्ल्ड को मानेगा क्या जिसमें हम रह रहे हैं, जगत को मानेगा या नहीं मानेगा? यस, बिकॉज इट इज परसीव्ड। सो इस तरीके से आपकी फिलॉसफी का डेवलपमेंट होगा कि भाई मैंने क्या माना है क्या नहीं माना है। जैसे मान लो अभी आपको मैं फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं, अभी आप इससे पहले फिलॉसफी आपने नहीं पढ़ी थी, तो आपसे कोई फिलॉसफी के बारे में कुछ पूछता, आप जवाब दे सकते थे? नहीं ना, क्योंकि आपने कभी वो चीज देखी नहीं, पढ़ी नहीं। अब आप फिलॉसफी पढ़ के उस चीजों का जवाब दे सकते हो। तो मेरी बेसिकली थियरी जो दी है उसके लिए मेरी नॉलेज पहले से क्या है उस पर डिपेंड करेगा सब। अगर मुझे पॉलिटी की नॉलेज चाहिए तो मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा ना, तो बेसिकली उसी बेसिस पे फिर मैं अपनी थियरी को आगे बनाऊं। तो यहाँ पे चरवाका ने क्या माना है कि परसेप्शन ही सोर्स है। अगर किसी चीज को हम परसीव नहीं कर सकते, अरे भाई करणदीप तुमने कहा, हम कब कह रहे हैं तुमने देखा, वो तुम्हारा पर्सनल व्यू है ना। अब जैसे अभिलाषा कह रही है वी कैन फील हिम, तू कह रहे हैं कहाँ देखा, तो कहाँ देखा यार, आपने नहीं देखा, मैं कब कह रहा हूं मैंने देखा है। अब साक्षी कह रही है माँ की गोद में जन्नत है यहाँ तो सही मुझे लग रहा है मुझसे बड़े फिलोसफर तो आप सब लोग हो मतलब मुझे लगता है मुझे आप लोगों से सीखना पड़ेगा। अभिलाषा कह रही है वी कैन फील हिम, वेरी गुड। अरे अभिलाषा भाई सही बात वही है ना, वी कैन फील हिम, बट वो फील करने के लिए बेसिकली आपको उस तरीके से मेडिटेशन करना पड़ेगा। उस तक पहली चीज है, करण आप भी सुन लो, अभिलाषा आप भी सुन लो, सब सुन लो, और बाप की मार में नरक। ओह बेसिकली, हाँ नहीं सुनो मेरी बात, आप मेडिटेट करते हो मेरी बात सुनो। पहली चीज होती है फेथ एंड बिलीफ। मैंने पास्कल वाली बात आपको बोली ना, आप जो रिलीजियस पर्सन होता है वो पहले ये बोलता है कि गॉड एग्जिस्ट, फिर वो आर्ग्यूमेंट देता है। वो पहले आर्ग्यूमेंट देकर गॉड को प्रूव नहीं करता। देखो दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। ए रिलीजियस पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट गॉड एग्जिस्ट, उसके बाद वो आगे जाके आर्ग्यूमेंट देखा, देखो बेटा गॉड एग्जिस्ट करता है, अब तुम ही देखो ये दुनिया है इतनी बड़ी, कौन बनाएगा? बेटा गॉड ने बनाई। बेटा तुम्हारा जीवन मरण है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उनके मम्मी पापा है, उनको कौन जीवन मरण कौन करता है? गॉड करता है। आत्मा कहाँ जाती है कौन कंट्रोल करता है? गॉड करता है। रिलीजियस पर्सन इस तरह के आर्ग्यूमेंट देगा। वो पहले आर्ग्यूमेंट से गॉड को प्रूव नहीं करेगा, गॉड को मान के वो आर्ग्यूमेंट देगा। तो पहली प्रॉब्लम यही है कि ए रिलीजियस पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट गॉड ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एंड बिलीफ। और सबसे बड़ी बात यह भी कि हर बंदा जो गॉड को मानता है, गॉड को मानने के पीछे एक कारण ये होता है मोरलिटी। वो कोई भी गलत काम करता है ना, वो सोचता है यार भगवान ने अगर इसका मुझे फल देगा, बुरा फल देगा अगर मैं गलत काम करूं। तो इसलिए हम कहते हैं सोसाइटी क्रिएट करे गॉड को, या गॉड खुद एक क्रिएटेड बीइंग हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन फेथ एंड बिलीफ के बेसिस पे गॉड को माना जाता है, क्योंकि गॉड की वजह से हमें मोरल रहने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। वी विल सी इट इन डिटेल। एथिक्स में भी यही है, व्हाई शुड आई बी मोरल ऑल द टाइम? गॉड की एग्जिस्टेंस का, गॉड को मानने का सबसे मेन जो कारण है, दैट इज व्हाई शुड I be moral all the time? When no one is watching me, I can perform immoral deeds. लेकिन तब भी मैं अगर immoral deeds नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं? Because when no one is watching you, then God is watching. That is the best way to accept that God exists. Otherwise, जब हमें कोई नहीं देख रहा तो हम इमोरल डीड कर सकते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि किसी आदमी का आपको देखना हो ना, वो कितना मोरल है और कितना इमोरल है, तो उसको अकेला छोड़ दो।
पेरेंट्स के साथ रह के तो सभी पेरेंट्स की, अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो पेरेंट्स के साथ रहते हुए क्या आप कोई गलत काम कर सकते हो क्या? टाइम पे खाना खाओगे, सिगरेट नहीं पी सकते, दारू नहीं पी सकते, लेकिन आपको अकेला हॉस्टल में छोड़ दें, फिर देखते हैं आप कितने मोरल हो। बेसिकली मोरलिटी जो है उसके ऊपर एक जो साइकोलॉजिकल बूस्टर का काम करता है वो करता है आपका, अरे यार मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मैडम के पीछे पड़ गए तुम तो, मन स्थिर रखा करो मैडम जी। मन चंचल है, बहक जाता है। ओके चलो ठीक है। आप लोग अब क्या है, अब आप लोग उस मोड में पहुंच गए हो कि मेरे को है ना अपना मोड चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी इकोनॉमी की क्लास अटेंड की है? लग रहा है जो बाकी लोग हैं उन्होंने इकोनॉमिक क्लास, करणदीप तुमने मेरी इकोनॉमिक क्लास अटेंड नहीं की, ओके। तब भी तुम्हारा मन स्थिर रह नहीं रहा, हाँ ठीक है। जिन्होंने अटेंड किए उनको पता है। अच्छा, अभिलाषण अटेंड किए तभी, ठीक है। जिन्होंने अटेंड किया उनका मन तो स्थिर है, बाकियों का मैं कर दूंगा, कोई नहीं तो। ठीक है चलो, तुम्हारी चैट के चक्कर में तो मैं, मेरा सिलेबस पता चल रहा है कि 90 दिन के बजाय 900 दिन चलाएगा। ओके, तो आपको जो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया, पहला मेटाफिजिक्स, ठीक है। देखो आपको लॉजिकली देखो ना, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप भी लॉजिकल बात करो, इलॉजिकल बातें नहीं करनी है। अब ऐसे इलॉजिकल बातें करने को तो बहुत चीजें, लोग मतलब बिना बात के रिलेशनशिप में पड़ते हैं, ठीक है, फिर दिल टूट जाता है, फिर उसके बाद खज्जल होते हैं। अरे भैया ठीक है, रिलेशनशिप में जाना अच्छी चीज है, या आप तैयारी करते हो केएस की, आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता, कोई नहीं निकला तो अगले साल निकल जाएगा, लेकिन उसके पीछे आप परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते। तो आपको वो अपनी लाइफ को रेगुलेट कैसे करोगे, जब आप लॉजिकली सोचोगे। आपकी हैप्पीनेस के लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो। नो वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, नॉट इवन योर पेरेंट्स। माँ बाप भी आपकी शादी क्यों कर देते हैं? क्योंकि जिंदगी भर वो आपको नहीं सह सकते, जिंदगी भर थोड़ी ना वो आपके नखरे उठाएंगे या फिर आपकी प्रॉब्लम्स को, हर आदमी की प्रॉब्लम्स होती है भाई, तो आप हर बात के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाओगे, वो कब तक आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे? इसलिए क्या होता है बेसिकली, जब बंदा परेशान होता है तो वो फिर क्या, या तो गॉड को मानता है या गॉड को गाली देता है। जैसे अमिताभ बच्चन अपनी हर फिल्म में गॉड को गाली देता है, ठीक है। तो अब दो ही चीजें होती है ना, अब गॉड को क्यों नहीं मानो, आप गॉड को गाली दो या गॉड को मानो, दोनों ही केस में आप ये तो मान रहे हो ना वो एग्जिस्ट करता है। अगर आप ये भी बोल रहे हो कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स दैट यू एक्सेप्ट दैट ही एग्जिस्ट। आप उसी चीज को तो रिफ्यूट करोगे जिसके बारे में आपको लगता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। टू रिफ्यूट समथिंग, इट सिंपली मीन्स दैट यू बिलीव दैट दैट थिंग एग्जिस्ट। अगर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए ना। अगर आप किसी चीज को बोल भी रहे हो ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि वो एग्जिस्ट करती होगी, तभी तो आप उसको रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय रिलीजियस पर्सन। If you are refuting something, what does it means? That in your mind, somewhere, in your mind, some place it is there that that thing exists. That's why you are trying to refute that thing. Otherwise, अगर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? तो इस चीजों को हम आगे देखेंगे। बेसिकली ये सारा खेल आर्ग्यूमेंटेशन का है। जो आपकी फिलॉसफी चलेगी वो सारी आर्ग्यूमेंट्स पे चलेगी, ना कि कोई ऑब्जर्वेशंस और इन सब पे चलेगी। ओके क्या चल रहा है क्लास में है? चलो भाई, ओके। सो बेसिकली अब हमारा मेटाफिजिक्स ठीक है आज के लिए, अरे 5 बज गए, चलो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। हम कल मिलते हैं फिर, ठीक है। जो आपको पढ़ाया है कल पढ़ा के फिर मैं आपको स्लाइड्स, पहले मैं आज ही स्लाइड्स भेज दूंगा आपके ग्रुप में या फिर आपके उस पे, ठीक है। एक ग्रुप बना देंगे, मैडम को भेज देंगे, वहां से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, कल हम फिर मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ओके।